ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसमें से एक अपना हो गया कौन सा, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसी के बाद वाला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर यही है बेटा, और वेटेज भी अच्छा खासा है। विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स, विद ऑप्शन 11 मार्क्स का वेटेज है उसका, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज का चैप्टर यही है, क्योंकि चैप्टर है उतना बड़ा, 30-35 पेज का तो चैप्टर है खाली, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। ठीक है, स्टॉप टॉकिंग नाउ। असल में ये एक नहीं दो चैप्टर है। आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठा करके देखोगे ना, तो आपको उसमें दो पार्ट दिखेगा, एक नर्वस कंट्रोल दिखेगा और एक केमिकल कंट्रोल दिखेगा। ऐसे दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। उन दोनों चैप्टर को कंबाइन करके एक चैप्टर बना करके आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जिस तरीके से सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था, दो चैप्टर कंबाइन करके दिया है, तो उसी तरह ये भी समझो दो चैप्टर कंबाइन करके दिया है, ठीक है ना। एक नर्वस कंट्रोल और एक केमिकल कंट्रोल, दो चैप्टर है। एनसीईआरटी में दोनों आपको अलग अलग मिलेंगे, यहाँ पे आपको दोनों कंबाइन करके दिया है। इसी वजह से चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और वेटेज भी ज़्यादा है, 8 से 11 मार्क्स का वेटेज है उसका टोटल, ठीक है ना। तो मैं इसको ना कंटिन्यूसली तो पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके साथ ना पैरेलल में एक केमिस्ट्री का चैप्टर भी उठा लेंगे, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दोनों को साथ साथ में पढ़ेंगे हम लोग, समझ में रहे, यानी 2-3 लेक्चर इसका, 2-3 लेक्चर उसका, ऐसा। क्योंकि कंटिन्यू अगर इसको पढ़ाने लग गया ना, तो ये काफ़ी सारे लेक्चर्स ले लेगा फिर, ठीक है ना। तो इसीलिए साथ साथ में हम लोग केमिस्ट्री और बायो दोनों पैरेलल में चलाते रहेंगे, ठीक है ना। वहाँ से एक सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर उठाएंगे और यहाँ से ये चैप्टर, दोनों कंटिन्यू साथ में चलेंगे, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 11 मार्क्स का वेटेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। पूरे चैप्टर को ना मैं आपके लिए 4 पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। आई कैन डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट। चैप्टर का शुरुआती पार्ट जो है ना, ये पूरा न्यूरॉन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर। शुरुआत में तो इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा दूसरे फाइलम्स के बारे में बताया, किंगडम एनिमेलिया में हमारे फाइलम को छोड़कर, कॉर्डेटा को छोड़कर दूसरे फाइलम्स के बारे में भी बताया। वो सब देखेंगे आज के लेक्चर में क्या है। फिर मेन जो है अपना न्यूरॉन का स्टडी यहाँ पर चालू है। शुरुआत में न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व फाइबर क्या होती है, उसके प्रॉपर्टी क्या होती है, साइनेप्स किसको बोलते हैं, साइनेप्स की टाइप कितनी है, न्यूरॉन के अंदर इंपल्स जनरेट कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है, वो पूरा शुरुआत का पूरा पार्ट जो है वो नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन से रिलेटेड ही। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हम इंसानों का नर्वस सिस्टम। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, CNS, PNS, ANS, याद है ना। तो वो तीनों एकदम डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। CNS को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, PNS को भी और ANS को भी, ठीक है। फिर CNS, PNS, ANS ये तीनों मिला करके ह्यूमन नर्वस सिस्टम खत्म होगा। फिर उसके बाद अपना स्टार्ट होगा सेंसरी ऑर्गन्स। क्या स्टार्ट होगा बोल? सेंसरी ऑर्गन। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम लोगों के पास टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। वी हैव 5 सेंसेस, पता है ना कितने सेंसेस अपने पास? 5। देखने का सेंस, सुनने का सेंस, सूंघने का सेंस, टेस्ट जायका पता लगाने का सेंस और टच का सेंस। ऐसे 5 सेंसरी रिसेप्टर्स या परसेप्शंस हमारे पास होते हैं। इसमें से 2 सेंसरी ऑर्गन्स को हमको डिटेल में पढ़ना है। एक है सेंस ऑफ विजन, देखने का सेंस। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? आँख। तो आँखों का स्ट्रक्चर डिटेल में, आँखें कैसी बनी हुई होती है, अंदर उसके कौन कौन से लेयर, कौन कौन से सेल्स होते हैं, और फिर उसकी वर्किंग मैकेनिज्म, किस तरीके से आँखें काम करती हैं। और फिर सेकेंड है सेंस ऑफ हियरिंग मतलब ईयर, कान, आपका कान। तो इसका पहले पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, और फिर देखेंगे कि वो काम कैसे करता है। कान का 2 काम होता है बेसिकली, एक काम नहीं होता, 2 काम होता है। पहला काम आप सबको मालूम है, सुनने का काम। पहला काम क्या है कान का? सुनने का। इसके अलावा इसका एक और काम है, ये बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने में भी बहुत बड़ा काम करता है। आपकी बॉडी जो बैलेंस रहती है, आप अपनी बॉडी को मूव करते हो तो गिरते पड़ते नहीं है कि नहीं, बैलेंस हो जाती है आपकी बॉडी, ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को बैलेंस कर लेती है। इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखने का काम भी किसका है? कान का है। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। अगर ये अपना काम बराबर नहीं करता, समझो ये सिस्टम मैंने निकाल दिया, इक्विलिब्रियम का सिस्टम मैंने आपके कान में से निकाल दिया, तो आप अगर किसी चीज़ को ऐसा उठाने के लिए ऐसा झुकते ना, तो सर के बाद नीचे गिर जाते, ऐसा आपकी बॉडी बैलेंस ही नहीं हो पाती। तो बॉडी में बैलेंस बनाने का काम भी कौन करता है बेटा? अपना ईयर करता है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू सी नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स और नर्व टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? ह्यूमन नर्वस सिस्टम, CNS, PNS, ANS, उसको डिटेल में पढ़ना है। थर्ड पार्ट में अपने को 2 सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, आई एंड ईयर, दोनों का स्ट्रक्चर और वर्किंग मैकेनिज्म वगैरह सब डिटेल में, ठीक है ना। और फिर आखिरी पार्ट आएगा चैप्टर का, दैट इज योर केमिकल कंट्रोल, एंडोक्राइन सिस्टम,
हार्मोन्स के बारे में, बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स बनाते हैं, जो हार्मोन बनाते हैं, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी, वो सारा उस पूरे आखिरी पार्ट में, 4 पार्ट में। तो पूरे चैप्टर को मैंने आपके लिए कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। न्यूरॉन्स एंड नर्व टिश्यू को पहले पार्ट में पढ़ना है, सेकंड पार्ट में ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस, सीएनएस, थर्ड पार्ट में सेंसरी ऑर्गन्स स्पेशली आई एंड ईयर, ठीक है ना, एंड फोर्थ पार्ट में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना, हार्मोन्स के बारे में, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी हार्मोन्स, ज़्यादातर जितने भी कॉमन हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, क्या काम से सिक्रीट होते हैं, वो सब आखिरी के पार्ट में हम लोग देखेंगे। इसी वजह से चैप्टर इतना बड़ा भी बन जाता है और इसी वजह से इसको इतना ज़्यादा वेटेज भी, 11 मार्क्स ऐसे नहीं दिया गया उसको, बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर, इसीलिए इतना ज़्यादा वेटेज उसको मिला हुआ। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ठीक है ना। तो अभी पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले तो चैप्टर के नाम पे ही आप लोग ध्यान दो। फर्स्ट लुक एट द नेम ऑफ द चैप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसा लग रहा है 2 वर्ड से मिलकर बना है, कंट्रोल एक वर्ड और कोऑर्डिनेशन अलग वर्ड। अब कंट्रोल किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन किसको कहते हैं? कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब कब कौन सा काम मुझे ज़्यादा करा के लेना है, कब कौन सा काम मुझे कम करा के लेना है, कब कौन सा काम मुझे नहीं कराना है, कब कौन से काम को मुझे करवा के लेना है, ये सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग? कंट्रोल करना। क्या करना बेटा? कंट्रोल करना। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक नहीं एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे परफॉर्म होती है। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ यू, आपकी बॉडी में मौजूद जितने भी सेल्स है, ट्रिलियंस की क्वांटिटी में सेल्स मौजूद है। हर सेल्स के अंदर कोई ना कोई काम हो रहा है, हर सेल के अंदर कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही या नहीं हो रही? बोलो, हो रही है ना। इधर बैठे, हर सेल के अंदर कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही, हर ऑर्गन में कुछ ना कुछ काम चल रहा है कि नहीं? लाइक हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा, हमारा डायफ्राम, लंग्स, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ये सब मिल करके रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कर रहे हैं, है ना। हार्ट के जरिए हमने देखा कैसे सर्कुलेटरी प्रोसेस हो रहा है। ये सारे काम जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं हमारी बॉडी कंट्रोल करती है। कब करना है, कब फास्ट करना है, कब स्लो करना है, कब नहीं करना है, इन सारी एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी क्या करती है बेटा? कंट्रोल करती कि नहीं करती? बिल्कुल करती कि नहीं। व्हेन यू आर रेस्टिंग, जब आप रेस्ट पोजीशन पे हो, सेडेंटरी ऐसे ही पड़े हुए हो, स्टेशनरी एक जगह पे पड़े हुए हो, तब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इतना फास्ट काम करेगा क्या? इट विल बी वेरी स्लो, बहुत स्लो रहेगा वो। बट व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हो, अचानक से याद आ गया वहाँ जाने का, तो अम्मी बहुत मारेंगी, उठ के भागे तुम्हारा एकदम भाग मिलकर भाग, एकदम हाई स्पीड में, तुम्हारी हार्ट बीट क्या हो जाती है? तेज़ होती है। रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की रेट भी क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। सांस फूलने लगती है ना, भागने लगती है। तो अभी अचानक से कैसे हमारा सिस्टम अचानक से फास्ट कैसे हो गया? इसका मतलब बॉडी कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है। कब ज़्यादा करना है, कब कम करना है, कब नहीं करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ों को बॉडी क्या कर रही है बेटा? कंट्रोल कर रही है। अब दूसरा वर्ड वहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, कोऑर्डिनेशन। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा? कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरीके का काम कर रहा है, बात सही है कि नहीं? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर रिसीव कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर फेंक रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम हर एक चीज़ को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मटेरियल, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन, हर एक चीज़ को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहा है, लेके जा रहा है, लेके आ रहा है ना। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम, है कि नहीं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाने में, गैमेट्स को बनाने में हेल्प कर रहा है कि नहीं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करने में हेल्प कर रहा है। हर सिस्टम अपना अपना क्या कर रहा है बेटा? काम कर रहा है। लेकिन ये अपना अपना काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि खुद से कर रहा है, दूसरे सिस्टम से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। हर सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बोल? कोऑर्डिनेशन। सबकी आपस में बातचीत होती है, ऐसा समझो। सब एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, कब किसको कौन सा काम करना है। समझा रहा है भाई? तेरा ये चल रहा है, हाँ मेरा ये चल रहा है, चलो साथ में मिलकर काम करेंगे कोऑर्डिनेशन में। जैसे मिसाल के तौर पर आज एक दिन ऐसा हुआ, आप सुबह सो के उठे, अंदर झगड़ा लड़ाई हो गई थी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम कट्टी हो गई एक दूसरे से। रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया बेटा? कट्टी हो गए। अब डायफ्राम नीचे गया, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिब केज आगे गया, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, अंदर से ऑक्सीजन गई बाहर, ऐसा बाहर से अंदर ऑक्सीजन चले गई। अल्विलाई में भी पहुंची। कैपिलरी बोला मैं लेता ही नहीं, चल। कैपिलरी बोला मेरे को लेने का ही नहीं ऑक्सीजन, क्योंकि कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है वो किसका हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कट्टी चल रही है, तो उसने ऑक्सीजन को लेने से मना कर दिया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना भी सांस अंदर ले सांस बाहर छोड़े, किसी काम का है वो?
किसी काम का है वो नहीं, बेकार है वो। उसको किसके साथ मिल के काम करना है? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिल के काम करना है, कोऑर्डिनेशन में काम करना है। अब चलो समझो दोनों दोस्त हो गए, वापस फिर से काम चालू होने लगता है। ऑक्सीजन आ रहा है, ब्लड में जा रहा है, ब्लड ये ऑक्सीजन को लेकर के, फूड को लेकर के, सबको लेकर के सेल के पास जा रहा है, सब बराबर काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ बराबर काम कर रहे हैं। एक सिस्टम है, बोला तुम लोग सब गलत करते, अपना अपना काम करते, मेरे को अकेला छोड़ देते, मैं तुम लोग से कट्टी, मैं नहीं काम कर रहा तुम्हारे साथ में। कौन सा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी भाई बुरा मान गए, दोनों किडनी बुरा मान गए, छोटे भाई बड़े भाई दोनों बुरा मान गए, हम नहीं करते काम, अपना जाओ कर लो तुम लोग, क्या करना है। चलेगा क्या? हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, इतने सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं, अगर वो बॉडी में जमा होने लग जाएंगे तो ब्लड का पीएच क्या होगा? डिस्टर्ब। और ब्लड का पीएच डिस्टर्ब हुआ तो आपकी जान जाने के लिए इतना काफ़ी है, डेथ, इट विल लीड टू डेथ। इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना क्या है बेटा? ज़रूरी है। ये काम कौन करता है? किडनी नहीं कर रही। जी के दिखाओ तुम लोग को, मर जाओगे आप। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? हर सिस्टम को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे काम करना है? बोल, कोऑर्डिनेट करके काम करना है, मिल करके काम करना है। जब आपने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करी तो आपका सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ कि मुझे फास्ट होना है, साथ साथ में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी, दोनों ने कोऑर्डिनेशन में एक्टिवेशन स्टार्ट किया, दोनों ने कोऑर्डिनेशन में अपने आप को फास्ट किया। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले कि जो बॉडी के ऊपर पूरे कंट्रोल किया जा रहा है और बॉडी के अलग अलग सिस्टम को आपस में कोऑर्डिनेट कराया जा रहा है, ये हमारी बॉडी करती कैसे है, ये चीज़ हमको पढ़ना। क्या अंदर कोई बैठा हुआ है क्या रजिस्टर लेके, मास्टर लेकर के, लंग्स फुल है बाबा फुल, हार्ट है, फेंक दे, ब्लड फेंक तेरी से, ऐसा अंदर कोई बैठा है क्या? नहीं फेंकेगा, मारूंगा डंडे से। ये कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है बॉडी के सारे सिस्टम्स के बीच में, कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। समझा अच्छे से? और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत सिर्फ आपको या मुझे नहीं है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपस में सेल्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्या होती है बेटा? ज़रूरत, उनके ज़िंदा रहने की होती है। इवन प्लांट्स को भी इसकी ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फर्क सिर्फ इतना है, प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ केमिकल्स के सिग्नल के थ्रू करते हैं, कुछ केमिकल्स को, ग्रोथ हार्मोन पढ़े, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है ना, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये सब पढ़े ना आप लोगों। मिनरल्स का ऑब्जर्प्शन कैसा होता है, नाइट्रोजन को कैसे फिक्स किया जाता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपने प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा। तो प्लांट जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम या तो कुछ केमिकल सिग्नल्स के थ्रू करते हैं या तो कुछ मूवमेंट्स के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? बोल, मूवमेंट्स के थ्रू। जैसे कुछ मूवमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स। क्या बेटा? फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। ये किसको बोलते हैं सर? प्लांट्स के अंदर एक खास बात होती है, वो सनलाइट के तरफ मूवमेंट करते हैं, सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, जहाँ पर उनको सनलाइट दिख रही है ना उस साइड पर ग्रो करते हैं वो, ऐसी मूवमेंट को फोटोट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। इसके लिए आपको ना लोअर स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था, 8वीं 9वीं क्लास में आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया होगा कि एक गमला लो, उसमें पेड़ लगाओ और उसको एक खिड़की पे ऐसा रख दो जहाँ पे सनलाइट आती है और उसको उगने दो, तो आप देखोगे वो पेड़ ऐसा सीधा सीधा होगा। लेकिन अब क्या करो, इस गमले को लो, वापस से उसमें वही पेड़ लगाओ और उसी खिड़की पे रखो, लेकिन अब क्या करो लो, जिस साइड उस पेड़ को रखे हो ना उस साइड पे खिड़की पे ऐसा पर्दा डाल दो, मतलब यहाँ से लाइट ना है, बाजू से लाइट है। तो आप क्या देखे थे, जो पेड़ पहले ऐसा होगा था ना वो अब ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो गया, ऐसा हो गया। उसकी ग्रोथ किस साइड पर हो रही है? जिस साइड से सनलाइट है। तो उसने क्या कहते हैं, मूवमेंट किया ना, क्या कहते हैं ऐसे मूवमेंट को? फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। क्या कहते हैं बोल? फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। ऐसी कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिनको कीमोट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। केमिकल्स को रिस्पॉन्स करके प्लांट्स मूवमेंट करते हैं। किसको रिस्पॉन्स करके? केमिकल को। जैसे हम लोग जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बोल? स्टिग्मा। इधर रहती है स्टाइल, इधर रहती है ओवरी। इसके अंदर प्लांट्स के फीमेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट। और मेल के जो मेल गैमेट्स होते हैं, प्लांट्स के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? पॉलन। वो इधर आके ऐसा बैठता है, यहाँ से एक ट्यूब बनाता है और वो ट्यूब अंदर तक ऐसा बढ़ता है और मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साइड तरफ पहुँचाता है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन में एकदम डिटेल से। अब ये पॉलन ग्रेन हवा में से ऐसा उड़ता किसी परिंदे, कीड़े मकोड़े, हवा, पानी किसी के भी जरिए आकर यहाँ पर बैठ जाता है। समझ रहे? इसका मतलब ये जो प्लांट का फ्लावर का स्टिग्मा है तो सबके लिए ओपन है कि नहीं? सबके लिए ओपन है। लाइक ये समझिए जो फ्लावर था, ये जो स्टिग्मा था, ये मैंगो के पेड़ का था। किसका था? मैंगो के पेड़ का। और ये जो पॉलन ग्रेन उड़ के आया पपैया के पेड़ का उड़ के आया। किसका उड़ के आया? पपैया के पेड़ का उड़ के आया।
अभी इधर बैठ के मपाया नहीं बनाएगा, मैंगो प्लस पपाया मपाया नहीं। ये पपाया का जो पॉलन ग्रेन इधर पे आके गिरा है, ये पॉलन ट्यूब बना ही नहीं पाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो। लेकिन उसी के बाजू में कोई मैंगो का पॉलन ग्रेन आके बैठ गया तो वो बराबर पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब ये प्लांट को कैसे पता चला, कैसे पपाया का पॉलन ग्रेन नहीं पॉलन ट्यूब बना पा रहा है, मैंगो का बना ले रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, कीमोटैक्टिक मोमेंट्स की वजह से होता है। जब ये पॉलन ग्रेन इधर आके बैठता है ना स्टिग्मा पे, कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है जिनको फर्टिलाइजिंग केमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिंग केमिकल। तो उसके जवाब में जो स्टिग्मा रहता है ना, ये भी एक केमिकल को रिलीज करता है जिसको एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल एंटी। अगर ये दोनों मैच हुआ तो ही स्टिग्मा से वाटर कंटेंट, न्यूट्रिएंट्स, ये सब पॉलन ग्रेन को मिलता है, वो पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करता है, वरना नहीं करेगा। तो पपाया के पॉलन ग्रेन का फर्टिलाइजिंग मैंगो के स्टिग्मा के एंटी फर्टिलाइजिंग से मैच नहीं करेगा, तो उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। पर मैंगो का पॉलन ग्रेन रहेगा तो उसकी बराबर ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर जो मैंगो के पॉलन ग्रेन के पॉलन ट्यूब की मूवमेंट हो रही है, किसके रिस्पांस में हो रही है, केमिकल के रिस्पांस में हो रही है। ऐसे मूवमेंट को कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। क्या कहा जाता है, बोल कीमोट्रॉफिक। कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिसको थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू दी टच। बहुत सारे प्लांट है जो टच पे रिस्पॉन्स करते हैं। किस पे रिस्पॉन्स करते हैं, बोल टच पे। सबसे फेमस मिमोसा ट्री, छुई मुई का पौधा सुने हो, मिमोसा ट्री, उसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा। ऐसा अगर आपने कभी देखा है रियलिटी में, नहीं भी देखा है तो इधर देखो, ऐसा उसमें ना ऐसा बारीक बारीक पत्ते लगे रहते हैं, ऐसा जैसा इमली के पत्ते में होते ना, ऐसा ऐसा बारीक बारीक पत्ते लगे रहते हैं इसमें, ऐसा बहुत सारे रहते हैं, ऐसा पूरा ऐसा बहुत सारे रहते हैं। आप किसी भी चीज़ से उसको ऐसा टच करोगे ना, ये सारे पत्ते ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसा बंद हो जाते हैं, ऐसा सुकड़ जाते हैं, ऐसा लिटरली ऐसा बंद हो जाते हैं। ऐसा अभी थोड़े टाइम के बाद वापस से ऐसा खुलते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है किसके रिस्पांस में हो रहा है, टच के रिस्पांस में हो रहा है। ऐसे मूवमेंट को थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। इसके एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने एक प्लांट के बारे में सुना होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप, सुना आपने। ये जो प्लांट रहता है, इसमें जो फ्लावर रहता है ना, वो ऐसा दो उसमें ऐसा ब्रांच निकले, ऐसा दो ऐसा उसमें ब्रांच निकले। कोई भी इंसेक्ट आकर उसके ऊपर बैठता है तो ये टच हुआ, इसके रिस्पांस में ऐसा बंद हो जाता है और उसको इंगल्फ कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये जो मूवमेंट हुआ है किसके रिस्पांस में हुआ है, टच के रिस्पांस में। ऐसे मूवमेंट को थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट। तो प्लांट्स ऐसे कुछ मूवमेंट्स करके अपनी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, जियोट्रॉफिक मूवमेंट, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट के जरिए या फिर कुछ केमिकल सिग्नल्स के जरिए ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन हम लोग ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लांट्स राइट ओवर हियर। यहाँ पर हम लोग प्लांट्स के अंदर इंटरेस्टेड अभी फिलहाल नहीं है। वी नीड टू टॉक अबाउट एनिमल्स। किसके बारे में पढ़ना है बेटा हमको, एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, बोल एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। आप सबको पता होगा कि इस दुनिया में जितने भी इतने सारे टाइप्स के, इतने सारे करोड़ों टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हमने अपनी आसानी के लिए इनको 5 किंगडम्स में बांट रखा है, मालूम है ना। 5 ग्रुप में बांट रखा है। किंगडम मोनेरा, जिसमें वो बैक्टीरिया एक्टीरिया आते हैं। कौन आते हैं उसमें, बैक्टीरिया लोग, ठीक है ना। किंगडम मोनेरा के बाद किंगडम प्रोटिस्टा, ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई या फंगाई, उसमें फंगस आते हैं। उसके बाद प्लांटाई, जिसमें कौन आते हैं, सारे प्लांट्स। और फिर लास्ट में हमारा वाला किंगडम, क्या नाम है उसका, किंगडम एनिमेलिया। सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज ग्रुप। इसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बहुत सिंपल एनिमल से लेकर के हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल तक, बिल्कुल सिंपल एनिमल से लेकर हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल तक बहुत सारे एनिमल इस किंगडम के अंदर आते हैं। तो इस किंगडम को भी हमने कई सारे फाइलम में बांट रखा है, अगर आपको पता हो तो। किंगडम एनिमेलिया भी बहुत सारे फाइलम में बटा हुआ है। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम टेनोफोरा, फाइलम प्लाथियलमिंथस, फाइलम एस्कियलमिंथस, सुने हैं सब। फाइलम हेमिकॉर्डाटा, फाइलम कॉर्डाटा, ऐसे बहुत सारे फाइलम्स में हमने इसको बांट रखा है कि नहीं। तो जैसे जैसे आप एडवांस फाइलम पे जाओगे ना, पॉरीफेरा से आप निडेरिया पे गए, टेनोफेरा पे आए, निडेरिया पे आए, प्लाथियलमिंथस पे आए, एस्कियलमिंथस पे आए, एकिनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, जैसे जैसे नेक्स्ट फाइलम पे जाओगे ना, एनिमल्स की बॉडी एडवांस होने लगती है। क्या होने लगती है, बोल एडवांस होने लगती है। मतलब इस फाइलम से इस फाइलम में आप आओगे ना, तो पहले वाले फाइलम में जो एनिमल था वो थोड़ा सिंपलर फॉर्म में रहेगा, इस फाइलम में थोड़ा एडवांस होता है। इसीलिए तो हम लोग सबसे लास्ट की फाइलम में आते हैं। कौन सा फाइलम हमारा, फाइलम कॉर्डाटा। फाइलम कॉर्डाटा में वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में हम लोग आते हैं, वर्टिब्रेट्स में मैमल्स के ग्रुप में हम लोग आते हैं, पता है ना।
क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही एडवांस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इन सबसे। अगर हम लोग दूसरे एनिमल से कंपेयर करेंगे तो एक मक्खी उठाओ अपने बाजू में और अपनी बॉडी को देखो, फ़र्क है कि नहीं? बहुत फ़र्क है। तो इंसेक्ट्स में, एनेलिड्स में, आर्थ्रोपोडा में और आपकी बॉडी में फ़र्क है या नहीं? बहुत फ़र्क। तो जैसे जैसे आप फाइलम्स में एडवांस करते हो, एनिमल की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिसिटी में भी क्या होने लगता है बेटा? एडवांसमेंट होने लगता है। तो आपको शुरुआत कर रहा है सबसे प्रिमिटिव, सबसे बेसिक, सबसे पुराने टाइप के एनिमल जो इस धरती पर पाए जाते हैं, सबसे सिंपल टाइप के एनिमल्स जो इस धरती पर पाए जाते हैं, सबसे पुराने, सबसे प्रिमिटिव, वो आते हैं फाइलम पॉरीफेरा में। किस में आते बोल? फाइलम पॉरीफेरा। इनको कहा जाता है स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इनको? स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस पानी के अंदर पाए जाते हैं, ज़मीन पे नहीं पाए जाते। शुरुआत के जो फाइलम्स में आते हैं ना, ये सब यूजुअली पानी के अंदर ही मिलते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है तो पानी के बाहर पाए जाते हैं। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इस ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत पानी के अंदर ही हुई थी। मालूम है आप सबको? ठीक है, नहीं भी मालूम है तो आज पता चल गई। ठीक है, ओरिजिन एवोल्यूशन पूरा एक अच्छा चैप्टर है, उसमें है ये सब। ठीक है, तो फाइलम पॉरीफेरा ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स है, सबसे पुराने टाइप के एनिमल्स है, जिसके अंदर कौन पाए जाते हैं बेटा? स्पॉन्जेस पाए जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? पानी के अंदर। अगर आप स्पॉन्जेस को इमेजिन नहीं कर पा रहे तो अभी इमेजिन करोगे। आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में या नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल वगैरह में आपने देखा होगा कि जब अंडर वाटर हम लोग जाते हैं, समंदर के अंदर हम लोग जाते हैं, तो समंदर की तह पर, उसके बेड पर, सी बेड पर हमको बहुत सारे रंग बिरंगे ऐसे पत्थर जैसे कुछ लगे हुए दिखते पत्थर जैसे, पर उगते प्लांट की तरह। ठीक है ना? रेड, पीले, हरे, नीले, कभी ऐसा पतले पतले, कभी ऐसा चौड़े चौड़े, उन्हीं को स्पंजेस कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है बोल? स्पंजेस। आपको वो लगते पत्थर की तरह, दिखते हैं प्लांट की तरह उगते हुए, पर ना वो पत्थर है ना वो प्लांट है, दे आर एनिमल्स। कौन सी कैटेगरी में आते बोले? वो किंगडम एनिमेलिया में आते हो, सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स है वो। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ? इसके ऊपर पूरा एक अक्खा कार्टून बना हुआ है, मालूम है? स्पॉन्ज बॉब देखियो कि नहीं? वो येलो कलर का ऐसा स्क्वायर कर रहता है, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहना रहता है। तो वो कार्टून अगर आपने देखा है तो पानी के अंदर ही तो दिखाते हैं ना सब। वो असल में पूरी स्पॉन्जेस को दिखा रहा है। वो रियलिटी में स्पॉन्जेस ऐसे नहीं होते हैं, वो अपनी जगह पे खाली पड़े रहते हैं सब। पता है स्कूल ज़्यादा वो कार्टून है, कार्टून में तो कुछ भी होता है कि नहीं? कार्टून में जेरी और टॉम बार बार मर के जिंदा होते हैं, पीसेस में कट के वापस मिल जाते हैं, देखे कि नहीं? टॉम एंड जेरी देखे कि नहीं? हाँ, समझा अच्छे से। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो हमको एनिमल्स पता है वो कौन से बेटा? स्पॉन्जेस, विच बिलोंग टू द फाइलम पॉरीफेरा। दे आर मल्टी सेल्यूलर। कैसे हैं वो? मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं, लेकिन इनकी बॉडी में टिश्यूज नहीं पाए जाते। सेल्स बहुत सारे पर टिश्यू नहीं होते। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अ टिश्यू? बोलो। जब कई सारे सेम टाइप के सेल आपस में ग्रुप होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू। और फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके अंदर बहुत सारे सेल्स है, अलग अलग टाइप के सेल है, अलग अलग काम भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट दे आर नॉट ग्रुप्ड टुगेदर। वो एक साथ ग्रुप्ड है क्या? नहीं। तो उनकी बॉडी में आपको टिश्यू देखने को मिलेगा क्या? नहीं। और टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं, और ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं। इसलिए तो बोल रहे ये सबसे सिंपल टाइप के एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं। सिर्फ सेल्स है बहुत सारे अलग अलग टाइप के। इनकी बॉडी में टिश्यू नहीं होते, ऑर्गन नहीं होते, इसीलिए इनकी बॉडी में आपको प्रॉपर नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनकी बॉडी में प्रॉपर देखने को आपको नहीं मिलेगा। बस इन्होंने क्या कर रखा है? सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है। मतलब सेल्स ने बांट लिया है। जैसे 10 सेल है, भाई तुम दोनों रेस्पिरेशन का काम करो, तुम दोनों एक्सक्रीशन का काम करो, तुम दोनों डाइजेशन का काम करो। ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया उन्होंने सेल्स के बीच में। तो जो सबसे बेसिक फाइलम पाए जाते हैं एनिमल्स में, जिसमें सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, सबसे बेसिक टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। उनके अंदर हम लोगों को नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो लेट्स एडवांस, थोड़ा एडवांस करते हैं। पॉरीफेरा के बाद जो नेक्स्ट फाइलम आता है दैट इज निडेरिया, सिलेंट्राटा भी बोलते हैं उसको, निडेरिया या फिर सिलेंट्राटा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा का नाम सुना है? हाइड्रा ये इसी ग्रुप में आता है। हाइड्रा जो है वो इसी ग्रुप में आता है बेटा, समझ आ रहा चीज? निडेरिया के ग्रुप में या फिर सिलेंट्राटा के ग्रुप में आता है। ये थोड़ा सा स्पंजेस से एडवांस एनिमल होते हैं। ये भी सेडेंटरी भी होते हैं, मतलब एक ही जगह पर रुके हुए होते हैं, चलते फिरते हैं क्या? ये नहीं, एक ही जगह पर रुके हुए होते हैं। साइज इनकी बहुत छोटी होती है, 1 सेंटीमीटर के भी अंदर, इतने छोटे छोटे होते हैं। समझ आ रहा है? पानी के अंदर ये भी पाए जाते हैं। अब इनकी बॉडी अगर आपने कभी डायग्राम बनाया होगा तो आपको याद होगा इनकी बॉडी हम लोग कैसी ड्रॉ करते थे, कैसा ऐसा ड्रॉ करते थे, याद है? दिस इज हाउ वी ड्रॉ हाइड्रा। ऐसा ड्रॉ करके हम लोग हाइड्रा को, ये इसकी मेन बॉडी है और ये जो ऊपर ऐसा बाल जैसा दिख रहा है आपको निकला हुआ, ये इसके हाथ है, समझो ऐसा।
इनको टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको बोल? टेंटिकल्स। ये ऐसे ऐसा मूव होते रहते हैं। इसी के जरिए ये अपने प्रे को पकड़ता है। PRAY प्रे वाला प्रे नहीं, PREY प्रे, शिकार। समझ में आ रहा है? ये इन्हीं टेंटिकल्स के जरिए अपने प्रे को पकड़ता है। इसके इधर ऊपर एक ओपनिंग रहती है जिसको ओस्टियम बोलते हैं। इसके थ्रू उस प्रे को अपने मुंह, ये मुंह है समझ उसका, इसके अंदर ऐसा अंदर लेके जाता है, अंदर डाइजेशन वगैरह सब होता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इसकी बॉडी में देखते हैं नर्वस सिस्टम पाया जाता है कि नहीं, तो हाँ इसकी बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता है लेकिन होता ज़रूर है। प्रॉपर नर्वस सिस्टम जैसे आपकी और मेरी मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज है। बाकायदा उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऐसा बाकायदा ग्रुप में बांटा गया। बहुत ही ऑर्गेनाइज है, बहुत सिस्टमैटिक मैटर में बहुत सिस्टमैटिक पैटर्न में हमारे अंदर नर्वस सिस्टम मौजूद है। हाइड्रा की बॉडी में इतना सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है क्या? नहीं। बहुत ही बेसिक, सबसे बेसिक टाइप का नर्वस सिस्टम एनिमल्स में इन्हीं के ग्रुप में पाया जाता है, निडेरिया के ग्रुप में, हाइड्रा के अंदर। क्या कहते हैं सर इस टाइप के नर्वस सिस्टम को? डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं बोल? क्या कहते हैं बोल? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। अब कैसा होता है ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो सब लोग ध्यान से सुनो। हाइड्रा की जो बॉडी होती है ना बेटा, ये डिप्लोप्लास्टिक होती है। कैसी होती है बोल? डिप्लोप्लास्टिक मतलब सेल्स के 2 लेयर है, इसमें 2 जर्माइनल लेयर से बना है। हम लोग ट्रिप्लोप्लास्टिक है। कितने जर्म लेयर से बने हम लोग? 3। क्या क्या नाम है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनकी बॉडी 2 ही जर्म लेयर से बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। मेसोडर्म इनमें नहीं होता। तो इसकी हाइड्रा की बॉडी को अगर आप लोग देखोगे ना तो इसकी बॉडी के लेयर में भी आपको 2 लेयर देखने को मिलेगा। इधर ध्यान से देख, समझिए एक हाइड्रा की बॉडी है, ये इसकी कैविटी है, गट कैविटी, समझ, पेट की कैविटी है, गैस्ट्रिक कैविटी ये वाली, ये जो ओस्टियम से यहाँ पर आई है, गैस्ट्रिक कैविटी। समझ आ रहा है? तो इधर ध्यान से देख, ये इसकी वॉल है, ये इसकी वॉल, ये गैस्ट्रिक कैविटी। इसकी वॉल में भी आपको 2 लेयर देखने को मिलेंगे। कितने लेयर देखने को मिलेंगे? 2। ये जो बाहर की तरफ का जो लेयर है, बाहर की तरफ का जो लेयर है, इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? एपिडर्मिस। और अंदर की तरफ का जो लेयर है इसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। और बीच में ये जो गैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा? इस गैप को हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया। क्या कहते हैं बोल? मीजोग्लिया। तो हाइड्रा में क्या होता है, जो नर्व सेल होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे न्यूरॉन्स की तरह एडवांस नहीं होते लेकिन होते हैं। न्यूरॉन्स है इसके पास, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स पता है ना? न्यूरॉन्स आप सबको मालूम है ना, हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन नाम के सेल पाए जाते हैं जो सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन से बॉडी के ऑर्गन तक लेके आते हैं। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो वैसे न्यूरॉन इसके पास भी मौजूद है। कहाँ पर होते हैं सब लोग ध्यान से देखना बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। ये जो मीजोग्लिया दिख रहा है, मीजोग्लिया के दोनों साइड की लाइनिंग पे आपको ऐसा न्यूरॉन सेल्स देखने को मिलेंगे, दोनों साइड की लाइनिंग पे ऐसा। एक पार्ट इसका पूरा एपिडर्मिस के साइड पर जाएगा, ऐसा फैला हुआ रहेगा, और एक पार्ट ऐसा गैस्ट्रोडर्मिस के साइड पर आएगा। कैसे रहेगा मालूम? ये समझिए, एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, यहाँ पर ये तीसरा न्यूरॉन, ये ऐसा चौथा न्यूरॉन। तो जो 2 न्यूरॉन का जो जंक्शन रहते हैं ना बेटा, जंक्शन, इसको साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? साइनैप्स। तो ऐसे बहुत सारे साइनैप्स बने हुए रहेंगे और इसकी पूरी बॉडी में ऐसा न्यूरॉन का एक जाल फैला हुआ रहेगा। क्या फैला हुआ रहेगा बोल? न्यूरॉन का एक जाल। इवन टेंटेकल्स के अंदर भी। एक्चुअल में इसको बोलते ही हम लोग नर्व नेट है। क्या बोलते हैं बोल? नर्व नेट बोलते हैं। पूरी बॉडी में ऐसा फैला हुआ। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? मीजोग्लिया से। मीजोग्लिया की दोनों साइड्स, एक ब्रांच इसकी जाती है एपिडर्मिस में, एक ब्रांच जाती है इसकी गैस्ट्रोडर्मिस, और फिर वही पूरा टेंटेकल में भी फैला हुआ रहता है। समझ में आ रहा अच्छे से? पूरे न्यूरॉन्स फैले हुए, एक के बाद इधर इधर उधर उधर, बहुत सारे साइनैप्स बना के, नेटवर्क की तरह। समझ में आ रहा है? कोई पोलैरिटी नहीं है। हमारी बॉडी में पोलैरिटी होती है। लाइक समझो, ये हाथ के मसल से लेकर के ब्रेन तक मेरे नर्व का बंडल गया है, तो उसकी पोलैरिटी, वो सिग्नल को यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, उल्टा वही नहीं लेके आएगा, रिवर्स में दूसरा वाला लेके आएगा। तो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स की क्या है बेटा? पोलैरिटी फिक्स है, कौन सा कहाँ लेके जाने वाला है सिग्नल। इधर कोई भी पोलैरिटी क्या, कोई भी किधर भी लेके जाएगा। इसकी पूरी बॉडी में सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड होते हैं। कौन से सेल? सेंसरी, जो सेंस करेंगे। क्या करेंगे बोल? सेंस। इसीलिए आप हाइड्रा को यहाँ पे टच करोगे ना, लाइक आप मुझे मेरे ये वाले हाथ पे टच करो, तो मैं ये वाला हाथ ऐसा ऐसा नहीं करूँगा, क्या कर रहा है छोड़ना। बोले सर टच तो इधर किया, टच इधर किया तो मैं उसको सेंस भी यहीं से करूँगा, और रिस्पॉन्स भी हो सकता है यहीं से दूर, इसको खींचूँ या इसका इस्तेमाल भी लिया, तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि नहीं। हाइड्रा में ऐसा नहीं, आप उसको ऐसा टच करोगे ना, उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, उसका रिस्पॉन्स पूरी बॉडी में फील होगा आपको, क्योंकि सारे न्यूरॉन एक दूसरे से क्या है बेटा? इंटरकनेक्टेड है, कोई पोलैरिटी नहीं है यहाँ पर।
ये टेंटिकल आपने इसका छुआ, ये सारे टेंटिकल ऐसे ऐसे नाचने शुरू हुए, उसकी बॉडी ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगी, पूरी बॉडी उसकी रिस्पॉन्स करेगी क्योंकि सारा न्यूरॉन फैला हुआ है ऐसा। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं बोल, डिफ्यूज नर्व। कोई ब्रेन वगैरह दिख रहा है आपको, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस, एएनएस, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ने कुछ भी है क्या? नहीं, बस न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स है आपस में साइनेप्स बना करके पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। क्या बना रहे? नर्व नेट बना रहे। क्या बना रहे बोल? नर्व नेट। ऐसे नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोल? डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे बेसिक टाइप का नर्वस सिस्टम है जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। कौन से फाइलम में? फाइलम निडेरिया। कौन से फाइलम में बेटा? फाइलम निडेरिया। एग्जाम्पल क्या है इसकी बोल? हाइड्रा। समझ में आ रहा अच्छे से? जो इसके बाद वाला फाइलम है, फाइलम टेनोफोरा, उसमें भी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम ही पाया जाता है। उसमें भी कैसा नर्वस सिस्टम पाया जाता है बोल? डिफ्यूज। उसकी एग्जांपल आपको नहीं दिया इसीलिए हम लोग पढ़ भी नहीं रहे। अच्छा एक बात आपको बताऊं, ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आज भी हमारी बॉडी में भी मौजूद है, पूरी बॉडी में नहीं, एक स्पेशल जगह पर बस। हमारी बॉडी के अंदर भी आज भी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम का एक झलक आपको देखने को मिलेगा। पता है किधर? यहाँ पर गट कैविटी में, हमारे पेट के हिस्से में। हमारे यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स है जो ऐसे ही नर्व नेट की तरह इधर उधर फैले हुए, बस ऐसे फुकट में ऐसा फैले हुए। समझ में आ रहा है? ये भी एक तरीके का क्या है बोल? डिफ्यूज नर्व। पूरी बॉडी में नहीं है, पूरी बॉडी में पूरा सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम है हमारे पास, लेकिन पेट के रीजन में कुछ न्यूरॉन्स हमको दिखते हैं ऐसा, बस ऐसी फुकट में ऐसा फैले हुए। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। हाँ, प्रॉपर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आपको किस में पाया जाता है? फाइलम निडेरिया में। बेस्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रा। तो फाइलम पॉरीफेरा, स्पंजेस, उनमें नर्वस सिस्टम है ही नहीं, दे लैक नर्वस सिस्टम, दे डू नॉट हैव टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड ऑल। नेक्स्ट फाइलम, फाइलम निडेरिया, हाइड्रा एंड ऑल, इनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है लेकिन प्रॉपर नहीं पाया जाता है, सीएनएस वगैरह नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर। कौन सा पाया जाता है? डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। टेनोफोरा में भी यही नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब एक सीढ़ी और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम प्लाथिहेलमिंथस। क्या आता है बोल? फाइलम प्लाथिहेलमिंथस। इनको आसान भाषा में फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? फ्लैट वॉर्म। उर्दू में पढ़ देंगे तुम लोग, चिपटे डू देखें, याद है? फ्लैट वॉर्म्स, फाइलम प्लाथिहेलमिंथस। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लानिरिया। नाम सुना होगा आप सबने, याद है? प्लानिरिया। ऐसा डायग्राम भी देख रहेंगे आप लोग, है ना? ऐसा डायग्राम भी देख लेंगे आप प्लानिरिया का। इसकी खास बात होती है, इट रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन। ये रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। आसेक्सुअल, इसको पार्टनर की जरूरत नहीं रिप्रोडक्शन करने की। आसेक्सुअल, अकेला रिप्लेस कर लेता है। वो भी कैसे? आप इसकी बॉडी को 3 टुकड़े में काट दो, 3 नए प्लानिरिया बन जाएंगे। ये हेड वाला पार्ट जो अलग हुआ रहेगा ना, वो नीचे वाला पार्ट पूरा रीग्रो करके एक नया प्लानिरिया बन जाएगा। मिडल वाला पार्ट जो अलग हुआ रहेगा ना, वो ऊपर का और नीचे का पार्ट रीग्रो करके एक नया प्लानिरिया बन जाएगा। और ये जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर का पूरा बॉडी रीग्रो करके एक नया प्लानिरिया बन जाएगा। मार के दिखाओ इसको। हाँ, वो पॉसिबल। उसको जितनी पीसेस में उसकी बॉडी टूटेगी ना, वो हर पीस एक रीजनरेट होकर नया प्लानिरिया बनाएगा। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इट इज़ अ मेथड ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज रीजनरेशन इटसेल्फ। क्या बोलते हैं इसको? रीजनरेशन। अच्छा, हाइड्रा में कैसे होता है रिप्रोडक्शन? हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसको लगता है क्या पार्टनर? आसेक्सुअली होता है। कौन से मेथड से? बडिंग से। वेरी गुड। हाइड्रा में कैसे होता है रिप्रोडक्शन? बडिंग। उर्दू में तुमने पढ़ा कि गुंचाकारी, 10th में था ये सब। बडिंग, हाँ, उर्दू में गुंचाकारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऐसा एक साइड पर ऐसा एक बड तैयार होता है और फिर ये बड रीग्रो करके एक नया हाइड्रा बन जाता है और फिर पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लानिरिया में? रीजनरेशन के। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्लानिरिया के रिप्रोडक्शन के ऊपर स्टडी नहीं कर रहे, उसके नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लानिरिया पहला ऐसा एनिमल का ग्रुप है, या फिर फाइलम प्लाथिहेलमिंथस से एनिमल का ग्रुप शुरू होता है जिसके पास एक प्रॉपर सीएनएस मौजूद होता है। सीएनएस पीएनएस मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बोल? सीएनएस पीएनएस। तो यहाँ से नर्वस सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, हमारी बॉडी में भी सीएनएस पीएनएस है ना? क्या होता है सीएनएस पीएनएस? सब क्या है बताओ? बोलो क्या है सब सीएनएस पीएनएस के? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब तुम्हारी बॉडी में बताओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बोल? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लाइक दिस इज अ ब्रेन, ये आपका मगज है, भेजा, ठीक है ना? है भी कि नहीं मालूम नहीं। दिस इज योर ब्रेन, ठीक है ना? ये जहाँ पर ये ब्रेन इधर नीचे एंड होता है ना, यहाँ से एक लंबी सी ऐसे कॉर्ड निकलती है रस्सी की तरह, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक आती है, यहाँ पे आके कहीं खत्म होती है। समझ रहे? रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से। तो तुम्हारा ब्रेन इधर ही खत्म नहीं होता, उसकी दुम ऐसे लंबी सी यहाँ तक, समझे? रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में। ये पूरा मिला करके कहलाता है सीएनएस। ये पूरा मिला करके क्या कहलाता है बोल? और ये स्पाइनल कॉर्ड को हल्के में मत लेना, डोंट टेक इट इन लाइटली मत लो इसको भाई,
ये ब्रेन का ही हिस्सा है, ब्रेन के जैसे ही काम ये भी कर लेता है, खाली ये आपको कॉन्शियस काम करके नहीं देगा। ब्रेन से आप जो भी काम करा के लेते हो सोचे समझे काम होते हैं, सोच समझ के करते हैं ना। लाइक तुमको आंसर लिखना है तो ब्रेन से आ रहा है ना उसका सिग्नल, क्या लिखना है, प्रॉपर आप सोच समझ के कर रहे हो। सामने वाले को गाली देनी है आपके माइंड में मेमोरी में बैठी हुई है कौन कौन सी गाली, आप जगह पे नई गाली री इन्वेंट नहीं कर सकते। जो आपने सुन रखी है सेंसरी रिसेप्शन के जरिए आपने अपने ब्रेन में, कॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में इंस्टॉल करके रखी है, उसको रिकॉल करके आप अपने मुंह से लैरिंग्स के जरिए बाहर फेंकोगे। सब सोचे समझे काम है। आप वो बच्चे की तरह नहीं बोल सकते मेरे मुंह से निकल गई, मुंह से नहीं निकलती है वो छोटे बच्चे को देखे ना, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई माफ़ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहे हो। ये सब कॉन्शियस होता है, हम लोग सोच समझ के करते हैं। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है नॉर्मली कॉन्शियस नहीं होती, हम लोग सोच समझ के नहीं करते। ज़्यादातर ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ऐसे काम जो हमारी आदत में बन चुके हैं, हमको उसके लिए सोचना समझना नहीं पड़ता है। समझ रहा है? अब तुम्हारा हाथ उठा के गर्म चीज़ के ऊपर रख दूँ मैं, ऐसा गर्म तवे के ऊपर ऐसा तुम्हारा हाथ रख दूँ तो आप ऐसा नहीं सोचोगे अच्छा तवा है, ओ गर्म भी है, अच्छा चटका लग रहा है क्या, ओ सोचने समझने का टाइम है क्या आपके पास? व्हाट यू विल डू इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड, आप अपने हाथ को सब पीछे खींचेंगे, सामने में पागल गिरे येड़े। तो जब आपने अपने हाथ को खींचा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते बोल? रिफ्लेक्स एक्शन। पैदा होते ही एक कुछ रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में डाल दी गई, पैदा होते ही। जैसे सबसे फेमस एक छोटा बच्चा अब भी 1 दिन का पैदा हुआ है, माँ बाप के सामने काम मत करना माँ बाप के सामने मत करने का। एक टॉर्च लो और उसकी आंख पे लाइट मारो फिर देखो वो क्या करेगा, ऐसा करेगा ना वो। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। उसको सिखाएगा किसी ने, और सब चीज़ें सिखानी पड़ती। इसको मत पकड़ो कट जाएगा, उसको मत छुओ घर में, इधर मत जाओ गिर जाओगे, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे ये नहीं खाते बेटा, छिछी कीड़ा है कि नहीं? सब सिखाना पड़ता है उसको। लेकिन ये सिखाना पड़ता है कि आँख पे लाइट मारो तो ऐसा करने का है क्या? वो रिफ्लेक्स एक्शन उसकी बॉडी में बैठा। ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन यूजुअली ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? बोल स्पाइनल कॉर्ड। यू शुड थैंक स्पाइनल कॉर्ड, ये आपके ब्रेन को थकने से बचाता है। ब्रेन के काफ़ी सारे काम है जो अपने हिस्से ले लेता है, बोलता है चीचा तुम अपने काम करो, ये सारे काम मैं देखता हूँ। वरना आपका ब्रेन जो है ना ओवर बर्डन हो जाता, ओवर स्ट्रेस में चला जाता, काम ही नहीं कर पाता बराबर हो। तो उसका काफ़ी बर्डन कौन शेयर कर लेता है? बोल स्पाइनल कॉर्ड है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड पर लगने वाली इंजरी इज इक्विवेलेंट टू द इंजरी टू योर ब्रेन। अगर स्पाइनल कॉर्ड पे आपकी कोई इंजरी लगती है, इट विल लीड टू द इंजरी टू योर ब्रेन। समझ रहा? कोई बंदा 5th फ्लोर से नीचे गिरा, उसको चोट लगी इधर पीछे साइड, पैरालाइज, पूरी बॉडी पैरालाइज, कोमा में, ब्रेन डेड। कैसे? वो इंजरी कहाँ तक पहुँच गई? उसके स्पाइनल कॉर्ड। एन इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड लाइक इंजरी टू योर ब्रेन। ब्रेन डेड हो गया वो इंसान जगह पे, वो बस जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा, पूरी बॉडी उसकी पैरालाइज हो जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके ब्रेन का ही हिस्सा है। समझा अच्छे से? ये आपके ब्रेन का ही हिस्सा है। इज इट वेरी मच क्लियर? तो इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीनेस। और ये भी और किसी चीज़ से नहीं बना है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। किससे? न्यूरॉन से ही बना है वो, और किसी और भी दूसरी चीज़ें हैं, क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल न्यूरॉन्स को याद रखो। अब पीएनएस किसको बोलते हैं सर? बहुत सारे न्यूरॉन के बंडल हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं? बोल फैल जाते हैं। इस पूरे न्यूरॉन के जाल को हम लोग कहते हैं पीएनएस। क्या बोलते हैं? बोल पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दिमाग से निकलती है, ऐसा 12 ब्रांच निकलती है दिमाग से, 12 इधर से 12 इधर से, पूरे बॉडी में ऐसा फैलती है अंदर, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी में फैल जाती है, ऐसा लंबी ब्रांचेस। नर्व कहते हैं इसको, नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं? बोल नर्व। समझ अच्छे से? पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो ये पूरा नर्व का जो नेटवर्क है, ये मिलकर के क्या बनाता है? पीएनएस। इन्हीं नर्व में से कुछ नर्व में से ब्रांचेस निकलती है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, लाइक हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करती है, लंग्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, किडनी की, वो सारे काम जिसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी बॉडी अपने आप कर रही है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। तो इन्हीं पीएनएस की ब्रांचेज में से कुछ स्पेशल ब्रांचेज निकलती है जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं, और ये ब्रांचेज मिल करके कहलाती है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये हमारी बॉडी की ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही है, जो ऑटोनॉमस काम कर रही है, खुद से काम कर रही है, हम लोग नहीं करवा के ले रहे। अभी आप दिन शाम में कुछ खाए पिए रहेंगे, फॉर एग्जांपल चाय पिए या कुछ भी खाए, उसका आपके स्टमक में डाइजेशन चालू है, आई चैलेंज यू उस डाइजेशन को रोक के दिखाओ,
बिना मरे, बिना मरे। आप अपने स्टमक में डाइजेशन को रोक के दिखाओ। हाँ सर रोकता, रुक गया था, नहीं रुक। इट इज इनवॉलेंट्री। ये आपके विल से काम करेगा क्या? नहीं। इन सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? बोल एएनएस। सो व्हेन आई से सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं अभी आपको रियलाइज हो रहा है। प्रॉपर ऐसा ही सीएनएस और पीएनएस से मिलता जुलता सिस्टम प्लानेरिया से दिखना शुरू हो जाता है। प्लानेरिया से दिखना शुरू हो जाता है। इसकी बॉडी के वेंट्रल साइड पर, लाइक ये ऐसा जमीन पे पड़ा हुआ है, इतना बड़ा रहता है मुश्किल से, इतने बड़े के आसपास। ये भी पानी के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर ही रहता है, इतना बड़ा रहता है प्लानेरिया। समझ आ रहे चीज़ें? तो प्लानेरिया की बॉडी है, उसकी बॉडी ऐसा पड़ी हुई है ज़मीन पे, तो ये उसका आगे का हिस्सा है जो ज़मीन की तरफ पड़ा हुआ है, ये इसका पीछे का हिस्सा है जो ऊपर आसमान की तरफ है, ये वेंट्रल साइड है इसकी। कौन सी साइड है? बोल वेंट्रल साइड। तो इसकी वेंट्रल साइड पे एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन मतलब सर की तरफ, सर की साइड, ऊपर की तरफ। पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, एंटीरियर मतलब ऊपर की साइड, ऊपर की साइड यानी इसके सर की तरफ। जब आप अंदर देखोगे ना बेटा, तो आपको न्यूरॉन्स के गैंग्लियन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? व्हाट इज दिस गैंग्लियन सर? तो इधर ध्यान से देख, आप याद करो 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड याद करो, आपने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है जो इस चैप्टर में अभी मैं आपको थोड़ी देर में फिर से पढ़ाने वाला हूँ। न्यूरॉन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले ऊपर एक पार्ट होता है सेल बॉडी, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? साइटॉन। क्या बोलते हैं बोल? फिर इससे एक लंबा सा ऐसा फाइबर निकलता है, क्या कहलाता है ये? एक्सॉन। क्या कहलाता है बोलिए? एक्सॉन। तो जब बहुत सारे साइटॉन का कहीं पर बंडल बन के तैयार होता है ना बेटा, बहुत सारे साइटॉन का कहीं पर बंडल बन के तैयार होता है, तो इस साइटॉन के सेल बॉडी के बंडल को हम लोग गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? गैंग्लियन। ये ऐसा बाकायदा ऐसा गोल गोल दिखेगा ऐसा, उसमें बहुत सारे साइटॉन भरे हुए। और इन सब साइटॉन के एक्सॉन, इन सब साइटॉन के एक्सॉन जब मिल करके एक बंडल बनाते हैं, ऐसा एक बंडल बनाते हैं, तो यही बनता है नर्व। यानी नर्व इज नथिंग बट बंडल ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के काफी सारे एक्सॉन्स के बंडल को ही हम लोग नर्व फाइबर या नर्व कहते हैं। और साइटॉन का बंडल क्या कहलाता है बोल? गैंग्लियन। तो लिटरली आपको प्लानेरिया की बॉडी में एंटीरियर साइड पर गैंग्लियन नर्व सेल्स के बंडल्स देखने को मिलेंगे, इन्वर्टेड यू शेप के। कैसे शेप के? इन्वर्टेड यू शेप के। कुछ ऐसा इधर देख, ऐसे गैंग्लियन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। दिस इज एक्टिंग एज द ब्रेन ऑफ द प्लानेरिया। समझ रहे? ये प्रॉपर हमारे ब्रेन की तरह नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो जैसा हमारे पास सर में यहाँ पर ऊपर क्या मौजूद है? ब्रेन। वैसे इसके पास ये मौजूद है, बस आप इसको ब्रेन बोल नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉट प्रॉपर ब्रेन। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेफेलिक गैंग्लियन। क्या बोलते हैं बोल? सेफेलिक गैंग्लियन। सेफ्लॉन वर्ड यूज होता है ब्रेन के लिए। सेफ्लॉन वर्ड किसके लिए यूज होता है बोल? ब्रेन के लिए। एनसेफ्लॉन, एनसेफ्लॉन वर्ड किसके लिए यूज होता है? ब्रेन के लिए। इसलिए ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शन को इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है ना। सेफ्लॉन वर्ड यूज होता है ब्रेन के लिए, तो इसके ब्रेन की जगह पर गैंग्लियन है यू शेप का ऐसा उल्टा, इसलिए उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? सेफेलिक गैंग्लियन। समझ में आ रहा है? अब जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, इसके सेफेलिक गैंग्लियन से, सब लोग ध्यान से देखना, इसके सेफेलिक गैंग्लियन से ऐसा बंडल्स निकलते हैं, फाइबर्स के बंडल निकलते हैं एक्सॉन के, टोटल 9। इसमें से 7-8 ऐसा ऊपर की तरफ जाते हैं और 2 रहते हैं जो ऐसा नीचे की तरफ आते हैं, ऐसा सीधे सीधे एकदम पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक। इनको बोलते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड। क्या बोलते हैं बोल? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, VNC। क्या बेटा? VNC, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपस में ऐसा लैडर लाइक फाइबर के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। इनको ट्रांसवर्स नर्व या ट्रांसफर कमीशर कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? ट्रांसवर्स नर्व या ट्रांसफर कमीशर। ये सब आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, मैं कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ा आपको, डोंट वरी। समझ में अच्छे से? ट्रांसवर्स नर्व या ट्रांसवर्स कमीशर। और फिर इन्हीं वेंट्रल नर्व से ऐसा लेटरल साइड पर निकलते हैं नर्व प्लेक्सिस। क्या निकलते हैं बोल? नर्व प्लेक्सिस। और ये बॉडी की वॉल पे मौजूद जो सेंसरी सेल्स होते हैं, जो सेंस को रिसीव करेंगे, उनसे आकर कनेक्टेड रहते हैं। तो देखिए पूरा नर्व का एक ब्रांच बन रहा है इधर पे कि नहीं? बोल बन रहा है कि नहीं? ये काम कर रहा है पीएनएस का। ये किसका काम कर रहा है बोल? पीएनएस का। ये काम कर रहा है सीएनएस का। तो प्रॉपर सीएनएस पीएनएस इसकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। ये सारे सेंसरी सेल इसकी बॉडी में फैले हुए जो सेंस को रिसीव करके इसके सेफेलिक गैंग्लियन तक पहुंचाएंगे, वहां से रिस्पॉन्स लेके आएंगे इसकी बॉडी के पास, जैसा हमारी बॉडी में होता है वैसा मिलता जुलता। इवन इसके पास 2 फोटोसेंसरी सेल्स भी होते हैं। फोटोसेंसरी सेल्स विच आर सेंसरी टू लाइट। हमारी बॉडी में फोटोसेंसरी सेल्स कहां पर है? आंखों के अंदर। आंखों के अंदर। आपके हाथ पे मैं कितनी भी लाइट मारूं आप उसको सेंस नहीं कर सकते हो।
आंख बंद करो, इधर पे मैं तुम्हारी टॉर्च मारूं, 4 टॉर्च मिला के मारूं, हाथ से आप फील कर रहे हो ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा लाइट, जादू समझ के रखा है अपने आप को, कोई मिल गया क्या? You can't sense light with your skin. You can't sense light with your ear or tongue or nose. लाइट को सेंस करने के लिए what organ do we have? Eyes. इसके अंदर फोटो सेंसरी सेल्स होते हैं हमारी आंखों के अंदर। इसी तरह इसके पास भी 2 फोटो सेंसरी सेल्स होते हैं इधर इसके हेड की साइड पर। तो आप जब प्लानेरिया की बॉडी देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐसा 2 डार्क स्पॉट दिखेंगे। ये असल में 2 फोटो सेंसरी सेल को दिखा रहे। किसको दिखा रहे बोल? 2 फोटो सेंसरी सेल को, जो लाइट को सेंसिटिव है, बट दे आर नॉट प्रॉपर आई। ऐसा मत समझना प्लानेरिया आपको देख सकता है, नहीं, मतलब यहाँ से शुरुआत हो रही है ना, सेंस ऑर्गन आने की शुरुआत हो रही धीरे धीरे। तो 2 फोटो सेंसरी आपको स्पॉट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दिस कंप्लीट्स योर नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया। अभी सब दिया हुआ कहाँ पर है देख, पेज नंबर 182 पे आपको हेडिंग मिलेगी नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा, मिला? उसमें ही पूरा डिफ्यूज नर्वस सिस्टम समझाया। फिर 183 पे आपको एक हेडिंग मिलेगी नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया और फ्लैटवर्म, उसमें पूरा प्लानेरिया का स्ट्रक्चर आपको समझाइए, वीएनसी, ट्रांसवर्स कमीशर, नर्व प्लेक्सस, सेफालिक गैंग्लियन, यू शेप इन्वर्टेड इन द एंटीरियर पोर्शन, 2 फोटो सेंसरी आई स्पॉट, वो सब आपको उधर पूरे में समझाया। समझे? अब थोड़ा और एडवांसमेंट पे जाते हैं, प्लाथियल मिंथस से थोड़ा और बढ़ते हैं, एस्कियल मिंथस, ठीक है ना, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, एंड फाइनली टू आर ग्रुप कॉल्ड कॉर्डाटा। तो जैसे जैसे लिविंग एनिमल्स का ग्रुप एडवांस होते गया, लाइक हम ह्यूमंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम तो है, इनकी तरह नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन का पूरा जाल फैला हुआ है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस तो है। इसके अलावा एक अलग से भी सिस्टम मौजूद है जिसका नाम है केमिकल सिस्टम। क्या नाम है बोल? केमिकल सिस्टम, या फिर हम लोग उसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं बोल इसको? एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम में पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेज करके नहीं, केमिकल्स को भेज कर। किसके जरिए? केमिकल्स के जरिए। इन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इन केमिकल्स को? पूरी बॉडी के अंदर का बाहर का इन्वायरमेंट, आपका दिखना, आपकी बॉडी कैसी है, हेयर ग्रोथ कैसी हो रही है, मसल ग्रोथ कैसी हो रही है, बॉडी अंदर काम कैसे कर रही है, ब्लड में कितना शुगर रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कौन कंट्रोल कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम के साथ साथ में हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? हॉर्मोन। पैंक्रियास से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जिसका काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। वही निकलना बंद हो जाते हैं तो यू सफर फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, शुगर की बीमारी। समझा अच्छे से? एडीएच के बारे में आपने पढ़ा है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है, RAAS याद है? कहाँ पढ़े थे? एक्सक्रीशन में 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। रेनिन के बारे में आपने पढ़ा है, जो एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन होता है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है ना, क्या करता है वो? आरबीसी के बनाने में। बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जा रहा है बॉडी में, किसके जरिए? केमिकल्स के जरिए। क्या कहते हैं इन केमिकल्स को बेटा? हॉर्मोन्स। ये नॉर्मल केमिकल से अलग होते हैं, ये नॉर्मल केमिकल से अलग होते हैं। समझ रहा है? तो हमारी बॉडी में, हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने तरीके से किया जा रहा है? 2 तरीके से। कौन से 2 तरीके बोल? कौन से 2 तरीके? नर्वस कंट्रोल। क्या बेटा? नर्वस कंट्रोल, इसमें न्यूरॉन के पूरे जाल के जरिए, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस के जरिए बॉडी को कंट्रोल किया जा रहा है। और दूसरा है केमिकल कंट्रोल। दूसरा क्या है बेटा? केमिकल कंट्रोल। इसको एंडोक्राइन कंट्रोल या एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। समझ रहे? तो आपका पूरा चैप्टर ही इन्हीं 2 पार्ट पे डिपेंडेड है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इधर न्यूरल टिश्यू हेडिंग है, मिला? न्यूरल टिश्यू हेडिंग है। अब यहाँ से पूरा आपका नर्वस सिस्टम है, पूरा नर्वस सिस्टम है। इफ़ यू कम टू योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 189, यू कैन क्लियरली सी ह्यूमन नर्वस सिस्टम हेडिंग, मिला? 189 पे आपको ह्यूमन नर्वस सिस्टम हेडिंग मिलेगी। ये पूरा नर्वस सिस्टम है, देख पूरा नर्वस सिस्टम चल रहा है। फिर अगर आप सीधा यहाँ पर आते हो पेज नंबर 206 पर, 206, तो उधर आपको ये हेडिंग मिलेगी, देख केमिकल कोऑर्डिनेशन। 206 पर मिली हेडिंग, तो यहाँ से सेकंड पार्ट चालू हो जाता है आपका। कौन सा बेटा? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इधर से पूरा हार्मोन का स्टडी चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन 2 टाइप के नर्वस सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम के जरिए हम जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को क्या किया जाता है बेटा? कंट्रोल किया जाता है। तो अब इन 2 सिस्टम को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे बोलो? नर्वस कंट्रोल। अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? केमिकल कंट्रोल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नर्वस कंट्रोल में हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। लेकिन ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग काफ़ी डिटेल में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नर्व टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बेटा? नर्व टिश्यू। व्हेन आई से टिश्यू, टिश्यू मीन्स
ग्रुप ऑफ सेल्स, बंडल ऑफ सेल्स, इसमें बहुत सारे क्या रहेंगे बेटा, सेल्स रहेंगे। तो कौन से सेल्स पाए जाते हैं नर्व टिश्यू के अंदर, उन सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? चल बोर्ड पर ध्यान देंगे सब लोग। तो ये जो पूरा मैंने पढ़ा है ना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आध मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से भी, 2-3 मार्क्स का भी अगर तुम्हारी नसीब अच्छी रहेगी तो पूछ सकता है। एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा, एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया, ठीक है ना। लेकिन अब जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेन पार्ट अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझने के लिए स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे हम लोग डायरेक्ट जंप नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टडी नर्वस टिश्यू फर्स्ट। न्यूरॉन सेल्स के बारे में हम लोग डिटेल में पहले थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देन वी विल स्टार्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आप सबके दिमाग में नर्वस सिस्टम का एक रफ लेआउट होगा। आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 4 साल से नर्वस सिस्टम के बारे में आपके साइंस के टीचर्स आपको बता रहे हैं, तो एक रफ लेआउट तो मेरे ख्याल से आप सबके दिमाग में होना चाहिए, है ना। और वो लोग जो 4 साल से लेक्चर में बैठ के सो रहे थे, जिन्होंने कभी टीचर के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या पढ़ा रहे, है कि नहीं, उन लोगों के लिए मैं एक रफ लेआउट बहुत ही आसान लेमेंस लैंग्वेज में बता दूं कि चलता क्या है, नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, एकदम आसान भाषा में। सी दिस इज अ ब्रेन, ये आपका ब्रेन है, सब ध्यान देंगे इधर, ये आपका ब्रेन है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका कोई ऑर्गन है, लेट्स से योर हैंड, ऐसा हाथ है आपका। अब इधर आपको कोई सिग्नल मिला, जैसे यहाँ पे किसी ने ऐसा टच किया, तो यू कैन फील दिस टच। आप इस टच को क्या कर सकते हो, वो फील कर सकते हो, और फिर उसके रिस्पांस में आपको जो रिस्पांस देना है, हाथ पीछे खींच लिया आपने, ये हाथ क्या लग रहा है हमारे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो टच हुआ है ना बेटा, ये सिग्नल को इनिशिएट करने का काम करेगा। तो हर वो चीज़ जो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, मतलब नर्वस सिस्टम को चालू हो जाए, उसको कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं बोल? स्टिमुलस। ये हमको बाहर से भी मिलते हैं, बॉडी के अंदर से भी मिलते हैं। वी रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। ये स्टिमुलस बॉडी के बाहर से भी मिलते हैं और अंदर से भी मिलते हैं। आप सब मेरी तरफ देख रहे हो, क्यों? क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे हो। तो मेरी आवाज़ जो आपके कानों पर जा रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है, तब आप मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो। जिस चीज़ की वजह से आपका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, सिग्नल्स को रिसीव करना चालू कर देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा बोल? स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलस। तो जब आपको टच किया जा रहा है, ये किसका काम कर रहा है? स्टिमुलस का। एक्सटर्नल स्टिमुलस है या इंटरनल स्टिमुलस है? एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऐसे इंटरनल स्टिमुलस भी हमारी बॉडी में होते हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये स्टिमुलस आपको रिसीव हुआ, यहाँ पर रहेंगे कुछ न्यूरॉन्स। क्या रहेंगे बेटा? न्यूरॉन्स। ये इस सिग्नल को कहाँ पर लेके जाएंगे बोल? ब्रेन तक। अब वो ब्रेन तक डायरेक्ट भी घुस सकते हैं या फिर वाया स्पाइनल कॉर्ड भी जा सकते हैं, ब्रेन तक जाएंगे। तो इन्होंने सिग्नल को क्या किया है, देख, बॉडी ऑर्गन से रिसीव किया और कहाँ लेकर गए? ब्रेन की तरफ। तो ऐसे न्यूरॉन जो सिग्नल को बॉडी ऑर्गन से, सेंसरी ऑर्गन से, ये सेंसरी ऑर्गन है ना, स्किन, आपकी स्किन क्या है? सेंसरी ऑर्गन है ना, आँख, कान, नाक, जबान और स्किन, ये 5 सेंसरी ऑर्गन है आपके पास। तो वो न्यूरॉन जो सिग्नल्स को सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाते हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं? सीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन। इन न्यूरॉन्स को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको, 9th 10th की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। इन न्यूरॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं बोल? सेंसरी, ले जाने वाले। कौन से? ले जाने वाले। अब ये जो सिग्नल है ना, ये इस न्यूरॉन से इस ब्रेन तक इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाता है। कैसे आता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। लाइक जैसे ही आपको टच किया गया है, आपकी स्किन के नीचे जो सेल्स मौजूद है, जो मसल्स मौजूद है, वो इस टच को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल। उस केमिकल को ये पहला वाला न्यूरॉन रिसीव करता है और इस केमिकल को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है फटक से ट्रांसफर होकर किधर जाता है? आपके ब्रेन तक। और जैसे ही ब्रेन में सिग्नल पहुंचा, ब्रेन इस सिग्नल को इंटरप्रीट करता है। इंटरप्रीट करता है मतलब एनालाइज करता है। ब्रेन को पता चलता है, अच्छा यहाँ पर टच किया जा रहा है, वे फील इट, है ना, ब्रेन के जरिए हम लोग फील करते हैं। अब ब्रेन क्या करेगा? इसका रिस्पांस जनरेट करेगा। क्या करेगा? रिस्पांस। तो समझ, उसने हाथ के मसल्स के लिए रिस्पांस जनरेट किया, कॉन्ट्रैक्ट होना, पीछे आना है, ऐसा ये वाली मसल्स को, ये वाली मसल्स को उसने सिग्नल भेजा कि ऐसा पीछे आना है, सारी मसल्स को, पूरे इतनी मसल्स कि पीछे आना है कि नहीं। तो ये सिग्नल, ये रिस्पांस किसने जनरेट किया? ब्रेन ने। अब ब्रेन से क्या होगा? कुछ न्यूरॉन्स रहेंगे, ब्रेन से क्या होगा? कुछ न्यूरॉन्स रहेंगे जो इन सिग्नल्स को रिसीव करके आपके ऑर्गन्स तक लेकर के आएंगे। कहाँ तक लेके आएंगे? ऑर्गन्स तक। अब ये सिग्नल को कहाँ से रिसीव कर रहे थे?
सीएनएस से रिसीव कर रहे हैं और लेके किधर आ रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरफ। ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, मोटर न्यूरॉन। तो कुछ भी स्टिमुलस हुआ तो सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीएनएस तक जाता है, फौरन सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए स्टिमुलस फौरन सीएनएस तक पहुंचा, सीएनएस ने उसको इंटरप्रेट किया, क्या है क्या है, क्या हुआ है, क्या रिस्पांस प्रोड्यूस करना है, और वो रिस्पांस मोटर न्यूरॉन के जरिए किधर आता है, हमारे ऑर्गन्स तक आता है। कहाँ तक आता है बेटा, ऑर्गन्स तक आता है। ये पूरा नर्वस सिस्टम का सबसे बेस बैकग्राउंड जो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यार नर्वस सिस्टम को समझना है तो इन न्यूरॉन को समझना पड़ेगा ना। इन्हीं न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। ये ऐसा अकेले अकेले घूमते क्या, सिंगल सिंगल नहीं, बंडल्स में रहते हैं। टिश्यू में है ना, ये टिश्यू के फॉर्म में। तो टिश्यू में एक सेल होते हैं क्या, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज न्यूरल टिश्यू। नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। टिश्यू मीन्स व्हाट बेटा, ग्रुप ऑफ सेल। तो ये न्यूरल टिश्यू दो टाइप के सेल से मिलकर बनता है। पहले सेल कौन से होंगे बता, पहले सेल कौन से होंगे बता, आपका ये सेल कौन सा सेल है, कौन सा सेल है, न्यूरॉन। कौन सा सेल है, न्यूरॉन्स, या नर्व सेल भी बोलते हैं इनको। और क्या बोलते हैं बोल, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। देख नर्व सेल अलग है, नर्व फाइबर अलग है। नर्व फाइबर टिश्यू का नाम है, पूरे सेल का बंडल है ना। नर्व सेल एक सिंगल सेल जिसका कॉमन नाम क्या बेटा, न्यूरॉन। क्या नाम है बोल, न्यूरॉन। इसके अलावा भी कुछ सेल इसके अंदर पाए जाते हैं जो इस न्यूरॉन को काम करने में हेल्प करते हैं। इन सेल्स को, जो नर्व टिश्यू का ही हिस्सा होते हैं, न्यूरॉन के आसपास में ही रहते हैं, न्यूरॉन को काम करने में हेल्प करते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है न्यूरोगिलियल सेल्स। क्या कहा जाता है बोल, न्यूरोगिलियल सेल्स। तो आपके जो नर्व टिश्यू है वो किससे मिलकर बने बोल, न्यूरल टिश्यू किससे मिलकर बने, दो टाइप के सेल से। कौन से दो टाइप के सेल, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोगिलियल सेल। न्यूरोगिलियल सेल को शॉर्ट में गिलियल सेल भी कहा जाता है। तो अगर कभी भी आपने बायोलॉजी में या मेडिकल की लैंग्वेज में गिलियल सेल ये वर्ड सुना, जीसी, गिलियल सेल, मतलब किसकी बात चल रही है, न्यूरोगिलियल सेल्स की बात, जो नर्व टिश्यू का हिस्सा है। तो अगर आप एक नर्व टिश्यू को लोगे तो उसके अंदर आपको दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, नर्व सेल और न्यूरोगिलियल सेल। आप लोग मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन रहेंगे, नर्व सेल या न्यूरोगिलियल सेल, बोलो। न्यूरॉन ज़्यादा रहेंगे या न्यूरोगिलियल सेल रहेंगे, न्यूरॉन ज़्यादा रहेंगे, ये हमारी गलत फहमी है। न्यूरॉन से काफ़ी ज़्यादा न्यूरोगिलियल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन से काफ़ी ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा तो नर्व टिश्यू किससे बना हुआ है, न्यूरोगिलियल सेल बना हुआ है। और जो बचा कुछ है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। और ये न्यूरोगिलियल सेल्स भी एक दो नहीं, काफ़ी सारे टाइप के। इसमें स्केवान सेल आते हैं, एस्ट्रोसाइट्स आते हैं, सैटेलाइट सेल आते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, पहले न्यूरॉन्स को पढ़ना है और उसके बाद किसको पढ़ना है, न्यूरोगिलियल सेल को। दोनों पढ़ेंगे, न्यूरल टिश्यू क्या हो जाएगा, फिनिश। तो आज के लेक्चर में इतना तो फिनिश करना है अपने को, न्यूरॉन और न्यूरोगिलियल सेल। तो पहले मैं किसको स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा बोल, न्यूरॉन्स। पहले मैं किसको स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायग्राम बनाते बनाते मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से लिखेंगे। यस, इधर देखेंगे सब लोग, सब यहाँ पर देखेंगे बेटा। तो हम लोग एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, क्या क्या पाए जाते हैं न्यूरॉन में। तो न्यूरॉन की काफ़ी सारी टाइप होती है बेटा। दो टाइप तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। अगर ये न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल को लेके जा रहे तो सेंसरी न्यूरॉन, और अगर ये न्यूरॉन सीएनएस से सिग्नल को ऑर्गन तक लेके आ रहा तो मोटर न्यूरॉन। ये दो टाइप तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। और भी कुछ टाइप होती है वो मैं डायग्राम बना के फिर आपको समझाता हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। न्यूरॉन के अंदर बेसिकली दो पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहली होती है इसकी सेल बॉडी। क्या बेटा, सेल बॉडी। इसकी सेल बॉडी को साइटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटॉन। तो इधर देखो मैं साइटॉन का डायग्राम बना रहा हूँ। ये साइटॉन देखने में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सर एक साइटॉन के अंदर भी हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो भाई सेल बॉडी है तो बीचों बीच में क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस। तो इस साइटॉन के बीचों बीच में यू विल सी द न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल। क्या देखेंगे आप, बोलो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहेगा आपका न्यूक्लियोलस। याद है ना, न्यूक्लियस में हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियोलस। अच्छा, किसी भी सेल के न्यूक्लियस के आजू बाजू में क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म। तो ये इसका साइटोप्लाज्म है। किसका साइटोप्लाज्म है, न्यूरॉन का। किसका, न्यूरॉन का। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। इधर देख, तो ये साइटॉन, ये न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस, ये साइड में साइटोप्लाज्म जिसका नाम क्या बोल, न्यूरोप्लाज्म। इसमें आपको बारीक बारीक फाइब्रिल्स, फाइबर से भी छोटे क्या, फाइब्रिल। इसमें आपको बारीक बारीक फाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। इन फाइब्रिल्स को न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है। क्या जाता है बोल, न्यूरोफाइब्रिल्स। इनको न्यूरोफाइब्रिल्स कहा जाता है।
इसके अलावा आपको कुछ ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। ग्रैन्यूल समझते हैं ना, कुछ प्रोटीन रहेंगे, कुछ केमिकल्स रहेंगे जो आपस में ऐसा वेसिकल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मौजूद रहेंगे। इन ग्रैन्यूल्स को निसेल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोल? निसेल्स ग्रैन्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल बनाने में हेल्प करते हैं। सर कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या? अब नाउ व्हाट इज दिस न्यूरोट्रांसमीटर? इधर देख, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन रहता है क्या कहते हैं इसको? साइनैप्स। ये असल में ऐसा कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, इनके बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है। क्या होता है बोल? गैप। क्या होता है बोल? गैप। अब ये गैप तो सर्किट को ओपन कर देगा, करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्या? नहीं। तो सिग्नल इस न्यूरॉन से यहाँ तक पहुँचता है, अब ये अगले न्यूरॉन में डायरेक्ट जा सकता है क्या? नहीं। तब यहाँ पर क्या होता है मालूम? ये पहला वाला न्यूरॉन कुछ केमिकल्स को बनाकर यहाँ बीच में भर देता है। इन केमिकल्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिसके से सर्किट क्लोज होता है और ये सिग्नल अगले न्यूरॉन में जाता है। अब समझा न्यूरोट्रांसमीटर कितने इंपॉर्टेंट है? अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहेगा तो भूल जाओ कि ये सिग्नल आगे जा भी पाएगा। साइनैप्स में सिग्नल को एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और इन ट्रांसमीटर को बनाने के लिए जो जो केमिकल्स लगते हैं वो कहीं ना कहीं किसमें मौजूद होते हैं बोल? निसेल्स ग्रैन्यूल्स में। तो जो जो अभी बना है उसको थोड़ा लेबल करते हैं बेटा। व्हाट इज दिस? टेल मी, ये क्या है? न्यूक्लियस। उसके बीच में न्यूक्लियोलस है, उसको नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, है ना। द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरोप्लाज्म। क्या कहलाता है बोल? न्यूरोप्लाज्म। करेक्ट है। दीज आर माइक्रोफाइब्रिल। ये क्या है बेटा बोल? या न्यूरोफाइब्रिल भी बोलते हैं इनको। और क्या बोलते हैं बोल? न्यूरोफाइब्रिल्स। बारीक बारीक फाइबर्स रहेंगे, ठीक है ना। और ये जो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये कौन है बेटा? निसेल्स ग्रैन्यूल। क्या ये बोल? निसेल्स ग्रैन्यूल। अब अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो अच्छा, ये जो पूरा हमने बनाया दिस इज साइटॉन। ये क्या बेटा? साइटॉन। याद रखना, दिस इज साइटॉन, सेल बॉडी। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो साइटॉन से कुछ प्रोजेक्शन निकलते हुए दिख रहे हैं बाहर। प्रोजेक्शन समझते हैं ना? ये जो बाहर ऐसा प्रोजेक्शन निकलता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? इन प्रोजेक्शन में से एक प्रोजेक्शन बनाता है एक्सॉन। एक प्रोजेक्शन क्या बनाता है? एक्सॉन। बाकी के सब बनाते हैं डेंड्रॉन। बाकी के सब क्या बनाते हैं बोल? डेंड्रॉन। तो इधर देख, ये एक डेंड्रॉन है, ये दूसरा डेंड्रॉन है, ये तीसरा डेंड्रॉन है। ये डेंड्रॉन आगे जाकर और ब्रांच बनाते हैं। ये डेंड्रॉन आगे जाकर क्या होते हैं बोल? और ब्रांच बनाते हैं। इन ब्रांच को कहा जाता है डेंड्राइट्स। इन बारीक बारीक ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? बोलना डेंड्राइट्स, ठीक है ना, ऐसे डेंड्राइट्स। तो साइटॉन से ये जो ब्रांच निकली है दिस इज डेंड्रॉन। ये क्या है बेटा बोल? डेंड्रॉन। और ये और बारीक बारीक ब्रांचेस जो बन गई दीज आर डेंड्राइट्स। बाकी सब डेंड्रॉन रहेंगे और एक रहेगा सिंगल जो ऐसा लंबा सा फाइबर बनाएगा, ऐसा लंबा सा फाइबर बनाएगा। ये वाला कहलाता है एक्सॉन। ये क्या कहलाता है बोल बेटा? एक्सॉन। दिस इज योर एक्सॉन। तो एक एक्सॉन रहेगा, बाकी के सब कौन रहेंगे बोल? बाकी के सब कौन रहेंगे? डेंड्रॉन्स। साइटॉन के जिस पार्ट से एक्सॉन निकलना शुरू होता है, एक्सॉन बनना शुरू होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉनिक हिलॉक। क्या कहते हैं बोल? एक्सॉनिक हिलॉक, ठीक है ना। यहीं से आपका एक्सॉन बन के निकलना शुरू हुआ है। समझ में आ रहा है? ये एक्सॉन भी आगे जाकर क्या हो जाता है बोल? ब्रांचेस में बढ़ जाता है सर। ये एक्सॉन भी आगे जाकर किस में बढ़ जाता है? ब्रांचेस में। इनको टीलोडेंड्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? टीलोडेंड्रॉन्स। TEL, टील। टील वर्ड जो है ना वो टेल के लिए यूज होता है, आखिरी पार्ट के लिए, ठीक है ना। सो दीज आर टीलोडेंड्रॉन्स। और इसके आखिर में फिर ऐसा आपको गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये क्या है आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक का सबको समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो, बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, बस ऐसे ही खत्म, यहीं पर खत्म। हाँ, इसके ऊपर आपको एक और ऐसा लेयर देखने को मिलेगा, वो न्यूरीलेमा कहलाता है। एक्सॉन के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, एक कवर चढ़ा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरीलेमा। तो बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूरॉन है जो ऐसे नहीं रहते हैं, जो ऐसे नहीं रहते हैं। इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेल चिपके हुए रहते हैं जगह जगह पे। और ये सेल कौन से होते हैं? सेल बोल रहा हूँ मैं, सेल। सर ये तो खुद एक सेल है, एक दूसरा सेल आ रहा है, तो न्यूरॉन के अलावा और कोई सेल आ रहा है तो वो गिलियल सेल रहेगा। कौन सा सेल रहेगा बोल? गिलियल सेल रहेगा।
तो इस एक्सॉन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेल चिपके हुए रहते हैं पूरे एक्सॉन के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पर, जो कि कौन से सेल होते हैं बोल, गिलियल सेल। सर आपने बोले थे गिलियल सेल के भी बहुत सारे नाम है, तो यहाँ पर कौन सा गिलियल सेल रहता है, ये डिपेंड करता है आप न्यूरॉन कौन सा उठा रहे हो। अगर आपने सीएनएस के अंदर का न्यूरॉन उठाया है, कहाँ का न्यूरॉन, सीएनएस के अंदर, सीएनएस के अंदर मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर का न्यूरॉन अगर आपने उठाया है तो यहाँ पर जो सेल मौजूद रहेंगे वो कौन से गिलियल सेल रहेंगे मालूम, उनको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या बोलते बोल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। बोल क्या कहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अगर आपने कौन सा न्यूरॉन उठाया है, सीएनएस का, तब यहाँ पर जो सेल्स मौजूद रहेंगे वो कौन से रहेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट। लेकिन अगर आपने पीएनएस का न्यूरॉन उठाया, कहाँ का, पीएनएस मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल चुका है, बॉडी में आ गया, बाहर आ गया, तो पीएनएस का अगर आपने न्यूरॉन उठाया है तो एक्सॉन के ऊपर जो सेल मौजूद रहेंगे वो ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं रहेंगे, दे विल बी स्क्वान सेल। कौन सा सेल, स्क्वान सेल। तो मैं समझो पीएनएस का न्यूरॉन उठा रहा हूँ, कौन सा न्यूरॉन उठा रहा हूँ, पीएनएस का, सो दीज विल बी स्क्वान सेल। कौन सा सेल बेटा, स्क्वान सेल। ये देखिए एक स्क्वान सेल, ये दूसरा स्क्वान सेल, ऐसे कई सारे स्क्वान सेल मौजूद रहेंगे यहाँ पर। तो ये सेल्स कौन से है, जो ब्लू कलर से मैं आपको सेल दिखा रहा हूँ, कौन से सेल है बोलिए, जल्दी बोल, स्क्वान सेल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। ठीक है ना। अब ये सेल क्या करते हैं मालूम, एक वाइट कलर का फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं बोल, वाइट कलर का फैटी लेयर। फैटी मतलब फैट से बना हुआ, और जहाँ पर फैट आ गया मतलब इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास नहीं हो पाएगी, तो ये वाइट कलर का इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं। इस लेयर को हम लोग कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं बोल, तो ये स्क्वान सेल एक वाइट कलर का फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं, जो लेयर क्या कहलाता है बोल, माइलिन शीट। So this white colored fatty layer is called as myelin sheet। ठीक है ना। तो ऊपर ये जो शीट तैयार हो गई है बेटा स्क्वान सेल से सिक्रीशन की वजह से, ठीक है ना, दिस इज माइलिन शीट। ठीक है ना, माइलिन शीट। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, ठीक है ना। और ऐसे न्यूरॉन जिसके एक्सॉन पर माइलिन शीट बनती है, इन न्यूरॉन्स को कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं बोल, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, या इनको मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको बोल, मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स, या तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स या तो मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स। तो पहले जब बनाया था, जब ये सेल मौजूद नहीं थे, खाली एक्सॉन था खत्म, उसको आप माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड बोल सकते हो क्या, नहीं, उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड या फिर नॉन मेड्यूलेटेड। नॉन माइलिनेटेड या फिर नॉन मेड्यूलेटेड। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने पीएनएस से उठाए तो ये कौन से सेल रहेंगे, स्क्वान सेल। अगर आपने सीएनएस से उठाए तो ये कौन से सेल रहेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट। दोनों ही माइलिन शीट बनाते हैं, दोनों ही फैटी लेयर बनाएंगे, माइलिन शीट बनाएंगे दो के दोनों। यानी सीएनएस के अंदर माइलिन शीट बनाने का काम कौन से गिलियल सेल का है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पीएनएस के अंदर माइलिन शीट बनाने का काम कौन से गिलियल सेल का है, स्क्वान सेल का। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, ये माइलिन शीट कंटिन्यू नहीं रहती है, बीच बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, जहाँ पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है। इस गैप को, दो माइलिन शीट के बीच में इस गैप को, जहाँ पर माइलिन शीट एब्सेंट रहती है, इसको हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। क्या कहते हैं बोल, नोड ऑफ रेनवेयर। रेनवेयर है, रणवीर नहीं। समय अच्छे से, दीज आर नोड ऑफ रनवेयर। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट बेटा, इस न्यूरॉन का काम क्या है, इम्पल्सेस को आगे कंडक्ट करना। इम्पल्सेस मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल, इम्पल्सेस मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल। अभी मैंने आपको बताया जो माइलिन शीट बनी है फैटी टिश्यू से बनी, फैटी सब्सटेंस से बनी, विच इज इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। तो जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना, इधर ध्यान से देख, जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना, उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कंटिन्यू जाती है, ऐसा कंटिन्यू जाती है, पूरे 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 एक्सॉन से जाती है, पूरे एक्सॉन से जाती है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे कंडक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, कंटिन्यूअस कंडक्शन। लेकिन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, इसमें माइलिन शीट चढ़ी हुई रहती है। तो जहाँ पर माइलिन शीट चढ़ी हुई है वो इंसुलेशन का काम करेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है क्या। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है मालूम, एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करती है। एक नोड से दूसरे नोड पर क्या करती है, जंप। अब सर करंट का कोई बंदर है क्या ऐसा जंप करके, अरे नहीं रे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और उसकी वजह से सीधा कौन से पॉइंट पर जनरेट होगा, ये वाले पॉइंट पर, और फिर उसकी वजह से सीधा ये वाले पॉइंट। पूरे में जनरेट होगा क्या, सीधा नोड नोड पर जनरेट होगा।
ऐसे कंडक्शन को हम लोग कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहते हैं बोल? नाउ आई एम आस्किंग यू विच वन विल बी फास्टर, साल्टेटरी या कंटिन्यूअस? साल्टेटरी। कंटिन्यूअस में पहले इधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, फिर उसकी वजह से यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर, उसकी वजह से। और साल्टेटरी में क्या हो रहा है? इधर जनरेट हुई, उसके बाद ये पूरा घप खत्म, सीधा गुल, सीधा यहाँ पर, फिर उसके बाद सीधा यहाँ पर। तो यह वाला कंडक्शन क्या होता है बोल? फास्ट होता है। तो माइलिनेटेड शीट में इम्पल्सेस का कंडक्शन कैसा होता है? फास्ट। तो जहाँ जहाँ पर हमको ऐसे न्यूरॉन्स की जरूरत होती है कि वहाँ पर कंडक्शन फास्ट होना चाहिए, उधर उधर कौन से न्यूरॉन मौजूद होते हैं बोल? माइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर मेड्यूलेटेड न्यूरॉन मौजूद होते हैं। माइलिन शीट चढ़ी हुई रहती है वहाँ पर। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा? माइलिन शीट का काम क्या है? वो इंसुलेशन बनाती है जिसके से एक नोड से दूसरे नोड पर ही कंडक्शन होगा। इसको साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। ये कैसे होता है आगे देखेंगे हम लोग, डिटेल में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। माइलिन शीट सबको समझी, नोड ऑफ रनवेयर क्या होता है सबको समझा। अब उसके बाद जो आखिरी लेयर जो कि बिना माइलिन शीट वाले न्यूरॉन में भी रहता है, न्यूरीलेमा, अभी बता रहा था ना, एक्सॉन के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, चाहे माइलिन शीट रहे चाहे ना रहे, क्या बोलते हैं उसको? न्यूरीलेमा। वो लेयर यहाँ पे भी चढ़ा हुआ रहेगा, वो लेयर यहाँ पर भी चढ़ा हुआ रहेगा। So the last layer which is present over here, this layer is known as what? क्या बोलते हैं इस लेयर को? न्यूरीलेमा। This last layer is known as न्यूरीलेमा। ठीक है ना? अब बहुत सारे न्यूरॉन का एक्सॉन ऐसे ही रहता है, लेकिन कुछ कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं जिसके एक्सॉन से साइड में एक ब्रांच निकल जाती है। कहाँ पर बोल? साइड में, ऐसा साइड में एक ब्रांच निकल जाती है इसमें। सब में से होगा क्या ऐसा? क्या बोला मैंने? कुछ कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा एक्सॉन से साइड में ऐसा ब्रांच निकल जाती है, इसके टीलोडेंड्रॉन। फिर ये इसके ऊपर भी स्केवान सेल चढ़ा हुआ रहेगा ऐसा। स्केवान सेल के ऊपर क्या रहेगा बोल? माइलिन शीट, जिसको स्केवान सेल ने सिक्रीट किया है ना। किसने सिक्रीट किया उसको बोल? स्केवान सेल। बीच बीच में आपका नोड ऑफ रेनवेयर, और फिर यहाँ पर ये न्यूरोलेमा कंटिन्यू होगा। तो अगर किसी न्यूरॉन में ऐसा लेटरल ब्रांच निकलती है तो इसको कोलैटरल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बोल? ये सब में मौजूद रहेगा क्या बोल? नहीं, कुछ कुछ न्यूरॉन्स में रहता है। सबको एकदम अच्छे से समझा? सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल टिपिकल मल्टी पोलर न्यूरॉन लुक्स लाइक। मल्टीपोलर न्यूरॉन, व्हाट इज दिस सर? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन किसको होते हैं? सारे के सारे न्यूरॉन ऐसा नहीं होते, सारे के सारे न्यूरॉन्स ऐसे नहीं होते। न्यूरॉन्स को असल में तीन टाइप में बांटा गया। कितने टाइप में बोल? 3। बहुत से न्यूरॉन होते हैं जिनमें एक साइटॉन रहता है ऐसा, व्हाट इज दिस? साइटॉन। और फिर एक एक्सॉन, बस। डेंड्रॉन मिंड्रॉन ये सब देखने को मिलेगा भी नहीं आपको। ऐसे न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर। क्या बोलते बोल? क्यों बोलते हो आपको समझ ही गया होगा, क्योंकि एक ही प्रोजेक्शन निकल रहा है इससे। बहुत सारे न्यूरॉन रहते हैं जिसमें ऐसा एक साइटॉन रहता है। क्या रहता है बोल? एक साइटॉन, और 2 प्रोजेक्शन निकलते हैं ऐसा, 2 प्रोजेक्शन निकलते हैं ऐसा, 2। ठीक है ना? तो जिन न्यूरॉन से 2 प्रोजेक्शन निकलता है, जिन न्यूरॉन से ऐसा साइटॉन से 2 प्रोजेक्शन निकलता है, इन न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं बाइपोलर। क्या कहते हैं बोल? बाइपोलर। और जिन जिन न्यूरॉन के साइटॉन से 2 से ज़्यादा प्रोजेक्शन निकलेगा, 2 से ज़्यादा प्रोजेक्शन निकलेगा, उन न्यूरॉन को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपोलर। क्या बोलेंगे बोल? मल्टीपोलर। अब इन 2 से ज़्यादा वाले में एक एक्सॉन रहेगा, बाकी का सब क्या रहेगा बोल? डेंड्रॉन रहेगा। तो ये कौन सा न्यूरॉन है? मल्टीपोलर। इट इज़ अ टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन। एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। अब सारे के सारे न्यूरॉन ऐसे होते क्या बोल? नहीं, दिस इज़ अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। बहुत सारे यूनिपोलर भी होते हैं, बहुत सारे बाइपोलर भी होते हैं। सबको एकदम अच्छे समझा? अब ये न्यूरॉन अपने नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ क्या बनाएगा बोल? साइनैप्स। क्या बनाएगा बेटा? अब ये साइनैप्स भी कई सारे तरीक़ों से बन सकता है। ये साइनैप्स भी कई सारे तरीक़ों से बन सकता है। 4 तरीके सबसे कॉमन है जो आपको याद रखना है। सबसे फेमस साइनैप्स जो बनता है वो है एक्सोडेंड्रोनिक साइनैप। कौन सा? एक्सोडेंड्रोनिक साइनैप। दूसरा जो साइनैप यहाँ पर पॉसिबल है वो है एक्सोएक्सोनिक साइनैप्स। कौन सा? एक्सोएक्सोनिक साइनैप। तीसरा जो साइनैप्स यहाँ पर मौजूद है वो है एक्सोसोमैटिक साइनैप। क्या रे? एक्सोसोमैटिक साइनैप। और चौथा जो पॉसिबल है वो है डेंड्रोडेंड्रोनिक। क्या रे? डेंड्रोडेंड्रोनिक। ये सबका नाम ही आपको बता के देगा, ये सबका नाम ही आपको बता के देगा।
एक्सोडेंड्रोनिक साइनाप्स किसको बोलते हैं? ये देखिए पहला न्यूरॉन, ये इसका साइटोन, ये क्या बेटा इसका, व्हाट इज दिस, एक्सॉन। ये दूसरा न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये कौन सा पार्ट है उसका, डेंड्रॉन। ये कौन सा पार्ट है, डेंड्रॉन। और ये कौन सा पार्ट है, एक्सॉन। तो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन। जब ये दोनों आपस में साइनैप्स बनाएंगे तो ये साइनैप्स क्या कहलाता है, एक्सोडेंड्रॉन। एक न्यूरॉन का एक्सॉन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन। जो प्री साइनेप्टिक रहेगा, साइनैप्स से पहले वाला, उसका एक्सॉन रहेगा, और जो पोस्ट साइनेप्टिक रहेगा मतलब साइनैप्स के बाद वाला, उसका क्या रहेगा, डेंड्रॉन। तो ऐसे साइनैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोडेंड्रोनिक। तो बता फिर एक्सोनिक किसको बोलेंगे? पहले का भी एक्सॉन रहेगा, दूसरे का भी एक्सॉन, प्री का भी एक्सॉन रहेगा और पोस्ट का भी एक्सॉन। इधर देखिए, इसका एक्सॉन, ये इसका एक्सॉन, ठीक है ना, इसका भी एक्सॉन, इसका भी एक्सॉन। तो जब दोनों न्यूरॉन के एक्सॉन जब आपस में साइनैप्स बनाते हैं तो ऐसा साइनैप्स क्या कहलाता है, वो एक्सोएक्सोनिक। नेक्स्ट क्या बेटा, एक्सोसोमैटिक। अभी एक्सोसोमैटिक, सोमैटिक वर्ड यूज होता है सेल के लिए, सोमैटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, सेल के लिए। अब यहाँ पर सेल कौन है, साइटोन, सेल बॉडी, सेल बॉडी कौन है इधर, साइटोन। तो अब बता दे एक्सोसोमैटिक मतलब पहले न्यूरॉन का क्या रहेगा बोल ना, पहले न्यूरॉन का एक्सॉन रहेगा, पहले न्यूरॉन का एक्सॉन, और दूसरे का साइटोन रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा बोल, साइटोन। तो एक न्यूरॉन का साइटोन रहेगा और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन रहेगा। तो ऐसा जो साइनैप्स बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, एक्सोसोमैटिक। इसका नाम ही बता रहा है, डेंड्रोडेंड्रोनिक। बोलो, पहले न्यूरॉन का भी डेंड्रॉन, दूसरे न्यूरॉन का भी डेंड्रॉन। सी समवॉट लाइक दिस, ये इसका डेंड्रॉन, ये इसका डेंड्रॉन। तो दोनों न्यूरॉन के डेंड्रॉन ने आपस में साइनैप्स बनाया, तो ऐसा साइनैप्स क्या कहलाता है, डेंड्रोडेंड्रॉन। तो ये चार तरीके से न्यूरॉन साइनैप्स बनाते हैं, इधर एक्सोडेंड्रोनिक और एक्सोएक्सोनिक और एक्सोसोमैटिक और डेंड्रोडेंड्रोनिक। एकदम अच्छे से समझा? इसमें किसी कुछ डाउट है क्या बोल? नहीं ना? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से समझ में आ गया? इसमें किसी कोई मसला नहीं ना? पक्का? अब मैंने आपको बताया ये जो न्यूरॉन से सिंगल नहीं रहते हैं, कैसे रहते हैं, बंडल्स में रहते हैं। किस में रहते हैं बोल? बंडल्स में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो ये न्यूरॉन का बंडल जब बनता है तो क्या बनता है, नर्व फाइबर। क्या बनता है बोल? नर्व फाइबर। अब ये नर्व फाइबर बनता कैसे, तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। समझ, ये एक नर्व फाइबर है। व्हाट इज दिस? एक नर्व फाइबर। दिस इज वन नर्व। क्या है बेटा ये? वन नर्व। तो इसके ऊपर ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये कवरिंग, नर्व के ऊपर जो सबसे लास्ट की कवरिंग रहती है, इसको कहा जाता है एपिन्यूरियम। क्या कहा जाता है बोल? इसको हम लोग बोलते हैं एपिन्यूरियम। क्या बोलते हैं बोल? एपिन्यूरियम। अब जब आप इस नर्व फाइबर के अंदर आपको देखेंगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे बंडल दिखेंगे, ऐसा ग्रुप दिखेंगे, बहुत सारे ऐसा ग्रुप दिखेंगे। इन ग्रुप्स को कहा जाता है नर्व फैसिकल। क्या कहा जाता है बोल? नर्व फैसिकल। फैसिकल, या एक रहेगा तो फैसिकुलस बोलते हैं, बहुत सारे तो फैसिकुलाई भी बोलते हैं। एक फैसिकुलस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। एक फैसिकुलस को क्या किया मैंने, देख बाहर निकाल लिया इसको। एक फैसिकुलस को मैंने बाहर निकाल लिया। तो जो फैसिकुलस के ऊपर आपको एक कवरिंग चढ़ी हुई दिख रही है, फैसिकुलस पे, ये जो फैसिकुलस पे आपको कवरिंग चढ़ी हुई दिख रही है, इसको बोलते हैं पेरिन्यूरियम। इसको क्या बोलते हैं बोल? पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम। और इस फैसिकुलस के अंदर आपको बहुत सारे एक्सॉन के बंडल देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बोल? बहुत सारे एक्सॉन के बंडल देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी तो बहुत सारे एक्सॉन रहेंगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक एक्सॉन को ऐसा बाहर निकाल रहा हूँ, एक एक्सॉन को खींच के ऐसा निकाला। सो दिस इज वन एक्सॉन। ठीक है बोल? वन एक्सॉन। क्या क्या चढ़ा रहता है एक्सॉन के ऊपर? माइलिन शीट वगैरह। ये देखिए माइलिन शीट है, ठीक है बेटा, माइलिन शीट। ठीक है ना? इस माइलिन शीट के ऊपर भी इसके ऊपर एक ऐसा कवरिंग चढ़ी हुई रहेगी। इस माइलिन शीट के ऊपर भी इसके ऊपर एक ऐसा कवरिंग चढ़ी रहेगी। इस कवरिंग को बोलते हैं एंडोन्यूरियम। क्या बोलते हैं बोल? एंडोन्यूरियम। तो कुछ ऐसे एक नर्व फाइबर बन के तैयार होता है, ऐसे इसकी बंडलिंग होती है। अगर ये डायग्राम से नहीं समझ रहा है तो अब समझ के लो। इधर देखो, सब लोग इधर देखिए।
लेट्स से दीज आर योर नर्व फाइबर, ये सब क्या बेटा बोल तुम्हारे एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स, ये सब क्या है बोल एक्सॉन्स। पकड़ ऐसा, आज रुमाल भी नहीं लाया मैं, 2 रुमाल दे दे रहे कोई भी अपना, एक वापस कर दूंगा, डोंट वरी। फेंकना, सॉरी। हाँ इधर देख, दीज आर एक्सॉन्स, ये क्या है बेटा एक्सॉन। अब मुझे इसका बंडल बनाना है, तो एक्सॉन का बंडल बनता है तो क्या बनता है नर्व, तो ऐसा नहीं बन जाता ये सब एक्सॉन बन गया नर्व। हेलो सर, ऐसा नहीं बनता है, ये अलग तरीके से होता है। पकड़ रही समझ, मैंने कुछ एक्सॉन्स को लिया, ऐसे कुछ एक्सॉन्स को लिया, अब इन एक्सॉन्स को मुझे आपस में ग्रुप करना है, तो इन एक्सॉन को कोई तो चीज़ रहेगी जो पकड़ के रखेगी। जैसे मुझे ये 4 मार्कर को एक ग्रुप बनाना है, ऐसे करके छोड़ दो है ना, बन जाएगा क्या ग्रुप? नहीं सर, इसके ऊपर ऐसा फेविकॉल लगा दो या कुछ ग्लू वगैरह लगा दो, फिर इसके ऊपर भी ऐसा कुछ ग्लू वगैरह लगा दो, इसके ऊपर भी कुछ ग्लू लगा दो, इसके ऊपर भी कुछ ग्लू लगा दो, और फिर जब चारों को चिपकाओगे तो चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्लू है 2 एक्सॉन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ कनेक्टिव टिश्यू। किसकी तरह काम कर रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो सारे एक्सॉन के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोन्यूरियम। क्या बोलते बोल? यानी समझिए एक एक्सॉन था, इस पर ऐसे एंडोन्यूरियम नाम का ऐसा ग्लू लगा दिया, फिर इस पर भी ऐसा एंडोन्यूरियम, तो ये सारा एंडोन्यूरियम इसको पकड़ देगा, ऐसा पकड़ लेगा ऐसा। तो ये बन गया एक एक्सॉन का बंडल। ये क्या बन गया बोल? एक एक्सॉन का बंडल। इस एक बंडल को बोलते फेसिकुलस। क्या बोलते बोल? फेसिकुलस। अब इसके ऊपर भी ना एक लेयर चढ़ा रहता है, ये बीच में तो टिश्यू था जिसने इसको पकड़ के रखा था, कौन सा टिश्यू है वो? एंडोन्यूरियम। इसके ऊपर भी ऐसा एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, इस एक बंडल को एक करने के लिए ऐसा, इसके ऊपर भी ऐसा एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है। इस लेयर को हम लोग पेरिन्यूरियम बोलते हैं। इस लेयर को क्या बोलते बोल? पेरिन्यूरियम। ये आपका एक फेसिकुलस बन के तैयार हुआ। सिमिलरली ये दूसरे एक्सॉन्स है, इनको भी एंडोन्यूरियम लगा के आपस में क्या कर दिया? चिपका दिया। अब ये एक दूसरा फेसिकुलस बन के तैयार हुआ। इसके ऊपर भी क्या चढ़ा रहेगा बोल? इसके ऊपर भी क्या चढ़ा रहेगा? जल्दी बोल। पेरिन्यूरियम। इसके ऊपर भी ऐसा पेरिन्यूरियम चढ़ा हुआ, इसके ऊपर भी ऐसा पेरिन्यूरियम चढ़ा हुआ। समझ में आ रहा है? अब ये एक फेसिकुलस, दूसरा फेसिकुलस, तीसरा फेसिकुलस, चौथा फेसिकुलस, पांचवा फेसिकुलस, उन सब के ऊपर एक और लेयर चढ़ा हुआ रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिन्यूरियम। सॉरी हाँ, ये देखिए ऐसा, दिस इज एपिन्यूरियम। सो दिस इज हाउ योर नर्व फाइबर इज मेड। आप जब एक नर्व फाइबर को लेंगे ना, तो सबसे पहला लेयर जो उसका आप फाड़ के अलग करेंगे, दैट विल बी योर एपिन्यूरियम। अब आपको अंदर बहुत सारे फेसिकुलस देखने को मिलेंगे, तो मैंने एक फेसिकुलस को ऐसा खींच के बाहर निकाला, एक फेसिकुलस को बाहर निकाला। अब इसमें से भी एक्सॉन को अलग करने के लिए मुझे जिस लेयर को उतारना पड़ेगा, कौन सा लेयर रहेगा बोल? पेरिन्यूरियम। अब ये सारे एक्सॉन भी आपस में कनेक्टिव टिश्यू से चिपके हुए, किससे बोल? एंडोन्यूरियम से। तो मैंने ऐसा एक एक्सॉन को खींचा, उसके ऊपर से मुझे जिस लेयर को काट के अलग करना पड़ेगा, कौन सा रहेगा? एंडोन्यूरियम। अब ये मुझे दिख रहा है एक्सॉन। सो दिस इज हाउ योर नर्व फाइबर्स आर मेड, दिस इज हाउ योर नर्व टिश्यूज आर मेड। ऐसे बहुत सारे फाइबर, ब्रेन से इस साइड से, ब्रेन के इस साइड से, स्पाइनल कॉर्ड के इस साइड से, स्पाइनल कॉर्ड के इस साइड से निकल के पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं। समझ रहे? अगर आपने कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देखा, तो लोग एनाटॉमी की क्लास में दिखाते हैं, ऐसा ब्रेन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उससे ऐसा मोटी मोटी रस्सी की तरह ऐसा पीले और वाइट कलर के ऐसा कुछ निकलते हुए दिखते हैं, वो सब नर्व फाइबर होते हैं, वो ऐसे बने हुए रहते हैं। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अब एक बात और, हाँ, सीएनएस के अंदर आप लोग अक्सर 2 वर्ड सुनने को आपको मिलेगा। कौन से 2 वर्ड? वाइट बॉडी, ध्यान से सुन, वाइट बॉडी और ग्रे बॉडी। क्या बेटा? वाइट बॉडी और ग्रे बॉडी, या फिर वाइट मैटर और ग्रे मैटर भी लिखा रहता है। और क्या लिखा रहता है बोल? वाइट मैटर और ग्रे मैटर। नाउ व्हाट इज दिस वाइट मैटर, व्हाट इज दिस ग्रे मैटर? तो सब लोग ध्यान से सुनो। सीएनएस में, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर ये साइटॉन रहता है ना, साइटॉन उस सेल है, वो दिखने में थोड़ा ग्रेइश अपीयरेंस देता है। कैसा? ग्रेइश। तो जहां साइटॉन रहता है वो देखने में कैसा दिखेगा आपको? ग्रे दिखेगा, तो उसको बोलते हैं ग्रे बॉडी या ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं उसको? ग्रे बॉडी या ग्रे मैटर। अब अगर ये माइलिन शीट नहीं होती, तो ये एक्सॉन भी तो उसी का हिस्सा है ना, वो भी कैसा दिखता? ग्रे। लेकिन माइलिन शीट आई। माइलिन शीट कैसे आई? अगर सीएनएस के अंदर हो तो ओलिगोडेंड्रोसाइट, सीएनएस के बाहर पीएनएस में हो तो स्केवान सेल। इन्होंने फैटी टिश्यू बनाया, फैटी सब्सटेंस बनाया और एक लेयर चढ़ाया माइलिन शीट का। फैट कैसा दिखता है रे? व्हाइटिश। फैट कैसा दिखता है बोल? व्हाइटिश। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, एक्सॉनिक पार्ट, जिसके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी हुई है, ये देखने में कैसा दिखेगा बोल? ये देखने में कैसा दिखेगा? व्हाइट देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। तो आप अक्सर ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में 2 वर्ड पढ़ोगे, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। ये कोई 2 अलग अलग चीज़ है क्या? नहीं।
वही न्यूरॉन्स का पूरा बंडल है, वही न्यूरॉन्स है पूरे, जहां पर सब साइटॉन इकट्ठा है। वो देखने में कैसा दिखेगा? ग्रे। ये पूरा पोर्शन, ये एक्सोनिक हिल लॉक तक का पूरा पोर्शन देखने में कैसा दिखेगा? ग्रे। तो उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। सब साइड में ऐसा एक साथ पे रहते हैं। और जहां पर सारे एक्सॉन विथ माइलिन शीट आपस में बंडल किए हुए पूरे, वो देखने में कैसा दिखेगा? व्हाइटिश दिखेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाइट मैटर। अब आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में ओवरऑल ऐसे कितने न्यूरॉन मौजूद है? 100 बिलियन से भी ज़्यादा, 100 के आसपास, 100 बिलियंस, इतने न्यूरॉन्स आपकी पूरी बॉडी में मौजूद है। और इसमें से भी 86 बिलियन तो खाली ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ नथिंग बट दिस न्यूरॉन्स ओनली। न्यूरॉन से ही बना हुआ है, और कुछ न्यूरोगिलियल सेल्स भी, जाहिर सी बात। 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स तो सिर्फ आपके ब्रेन में ही मौजूद है। अब बाकी के बच्चे कुछ जो 20-22 बिलियंस है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी में मौजूद है। तो आपका पूरा ब्रेन काम ही इन न्यूरॉन्स की वजह से कर रहा है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन एंड ब्रेन एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज। इन्हीं न्यूरॉन्स का जब डीजनरेशन स्टार्ट होता है तो वी स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्रेन। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा मैं, स्ट्रेस आ जाना, डिप्रेशन आ जाना, मूड स्विंग्स होना, बाइपोलर डिसऑर्डर, वो अपरिचित वाली बीमारी, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो जो अपरिचित को रहती है, REM और हेमो, ये सब साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। ये मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इनको हम लोग आम भाषा में मेंटल बोल देते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स बोल देते हैं। लेकिन जो ब्रेन की बीमारियां होती है, जो दिमाग से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो अलग होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अल्ज़ाइमर्स सुना है आपने नाम? अल्ज़ाइमर डिसऑर्डर का नाम सुना है? ज़्यादातर बूढ़े उम्र के लोगों में होता है, ज़्यादा उम्र के लोगों में। कुछ बुढ़े आप लोगों ने देखेंगे अपने घर वालों को पहचान ही नहीं पाते हैं। आपने कितने सारे देखेंगे, गांव में जाओ, हमें पहचाने तो बाबू, ए हमें जाना था नहीं थी निधन भैया। मेरे गांव में बहुत बुढ़े ऐसे। मेरा अब्बा खोटा खोटा जाके उन लोग से पूछते रहते हैं, पहचाने तो क्या हो? बाहर वालों को छोड़ो, दे स्टार्ट रिकग्नाइजिंग देयर ओन फैमिली मेंबर्स, देयर ओन सन्स, देयर ओन डॉटर्स। हाँ हाँ कर रहा बेटा। उनको पहचानना बंद कर देते, वो उनको पहचान नहीं पाते कौन है। वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ में उनको चाय बटर दे दो, भूल जाएंगे बटर के साथ करने का क्या है। इसको बोलते हैं अल्ज़ाइमर्स डिसऑर्डर। हंसो मत, बुढ़ापे में अक्सर लोगों को लगती है, अक्सर लोगों को लगती है। क्या होता है मालूम? इस बीमारी में कुछ केमिकल्स की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स मरना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन डैमेज होने लग जाते हैं। देन वी सफ़र फ्रॉम अल्ज़ाइमर डिसऑर्डर। इन न्यूरॉन्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, इस अल्ज़ाइमर की जैसी और भी दूसरी बीमारियाँ हैं। ब्रेन सेल्स के कैंसर है, ब्रेन कैंसर बोलते हैं इसको। ब्रेन ट्यूमर आपने सुना ना, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर है कि नहीं। इसके अलावा स्ट्रोक अटैक आता है। देखो ब्रेन में स्ट्रोक अटैक आता है ना, स्ट्रोक अटैक सुने हो? ब्रेन में आता है स्ट्रोक अटैक, STROKE स्ट्रोक। ब्रेन के ब्लड वेसल्स में ब्लड जाना बंद हो जाता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाता है, पूरी बॉडी ब्रेन डेड, पूरी बॉडी ब्रेन डेड। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, देखना, हाथ पैर हिलाना, सांस तक नहीं ले सकते आप अपने हाथ से। उसके लिए भी आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। एवरीथिंग स्टॉप्स। स्ट्रोक अटैक हो गया, अल्ज़ाइमर डिसऑर्डर हो गया, इसके अलावा ब्रेन कैंसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें। दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर न्यूरॉन सेल्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बचपन में अपने को बुढ़े लोग बहुत सिखाते हैं, घर के बड़े लोग सिखाते हैं, बोले अपने दिमाग में ना कीड़ा रहता है। सुने हो? मेरे बुढ़े लोग तो बहुत सुना है, मैं तो यकीन भी कर लेता हूँ, मैं तो यकीन भी। सोचो आज हैरानी होती कि साला बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बचपन में क्या क्या मान के रखा था मैं, पता नहीं कौन सी लॉजी थी वो, इंसेक्टोलॉजी। मेरे को मेरे घर के बहुत सारे बुढ़े लोग, बड़े लोग बोलते हैं दिमाग में कीड़ा रहता है। बोले जितना ज़्यादा कीड़ा रहेगा ना उतना ज़्यादा दिमाग तेज चलेगा। तो मैं अपनी क्लास में टॉप मारता था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऑलवेज आई वॉज अ फर्स्ट रैंकर। मेरे पास पहली से लेकर 12वीं तक के सारे रिजल्ट सलामत मौजूद है। और फर्स्ट रैंकर उसमें लिखा रहता था, ऐसा फर्स्ट रैंक ऐसा लिखा रहता था। तो चौथी में मैं अपने दोस्त लोग को बोलता था, चौथी भाषा में, मेरे दिमाग में बहुत सारे कीड़े ऐसा तेरे दिमाग में कम कीड़ा है, वो कीड़ा बढ़ेगा ना तो तू भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। और अगर वो कीड़ा चलना बंद हो गया ना, मर जाएगा, तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। एक दिन मेरे अब्बा मेरे को क्या बता दिए, वो अंजीर का पेड़ था उधर स्कूल के पीछे, हम लोग की अंजीर का पेड़ था, उस पर से अंजीर गिरता था ऐसा नीचे, वो रेड वाला। मेरे अब्बा बोले इसको खाएगा ना तेरे कीड़े बढ़ जाएंगे। मैं चलते फिरते उसको रोड से उठा के खाता था।
कीड़ा बढ़ाने का अपने को। कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं होता ना दिमाग में। क्या रहता है दिमाग में बोल? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। क्या रहते बोल? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटेलिजेंट एक्टिविटीज एंड मेंटल एक्टिविटीज। जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स रहेंगे, जितने हेल्दी न्यूरॉन्स रहेंगे, जितने अच्छे न्यूरॉन्स रहेंगे, आपका ब्रेन उतने अच्छे तरीके से अपने सारे काम को परफॉर्म करेगा। सबको समझ में आ रहा अच्छे से? ये समझा? अच्छा एक बात और, जब ये न्यूरॉन का बंडल बनता है, समझ, जब ये न्यूरॉन का बंडल बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नर्व। लेकिन ये नर्व कब बोलते हैं मालूम? जब ये बंडल बनने के बाद ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आ गया है तब। जब तक ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही था ना, तब तक ये नर्व नहीं कहलाता है, तब तक इसको कुछ और नाम देते हैं। तब तक हम लोग इसको कहते हैं ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बोल? ट्रैक्ट। तो वही चीज़ है, एक समझिए, ये लाइन के अंदर तेरा सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और ये आप सीएनएस के बाहर आ चुके हो। तो जब तक आप सीएनएस के अंदर हो आप इसको क्या बोलोगे? ट्रैक्ट। और जैसे सीएनएस के बाहर आगे क्या बोलोगे? नर्व। उसी चीज़ को, सेम चीज़ को। तो आगे आप टेक्स्ट बुक में दोनों वर्ड पढ़ोगे, कभी ट्रैक्ट पढ़ोगे, कभी नर्व पढ़ोगे, तो बच्चे सोचते साला इधर ट्रैक्ट लिखा है, इधर नर्व लिखा है, ईड़ा बना रहा है। तो ईड़ा नहीं बना रहा है, समझ। सीएनएस के अंदर जब तक ये बंडल रहेगा क्या कहलाएगा? ट्रैक्ट कहलाएगा। सीएनएस के बाहर आ गया तो क्या कहलाएगा? वो नर्व कहलाएगा। तो न्यूरल टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू अपना हो गया, कौन सा बेटा? न्यूरॉन्स। अब नेक्स्ट क्या बोल? न्यूरोगिलियल सेल्स। नेक्स्ट क्या बेटा बोल? न्यूरोगिलियल सेल्स। तो मैंने बताया न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स के अलावा कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोगिलियल सेल। तो टोटल 5 न्यूरोगिलियल सेल के बारे में आपको दिया है, अगर आप लोग देखेंगे तो पेज नंबर 185 पर आओ, एक बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, देख, उसी में सारे न्यूरोगिलियल सेल खत्म है, सारे न्यूरोगिलियल सेल्स वहीं पर खत्म है। टोटल कितने दिया? देखो, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगिलिया या फिर उसको ब्रेन मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, स्केवान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। कितने सेल्स दिए हुए बोल? 6 सेल्स दिए हुए। ये 6 सेल्स हम लोग पढ़ेंगे, न्यूरोगिलियल सेल्स भी क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कल के लेक्चर में स्टार्ट करूँगा, ठीक? न्यूरोगिलियल सेल्स से कल स्टार्ट करें। अभी आप ये पूरा लिख के ले लो बड़ा, ठीक है? गुड।